टेक्निकल समस्याएं आती हैं, उन सब समस्याओं के बारे में, उन सब के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए इस मीटिंग को आहूत किया गया है, इस मीटिंग को बुलाया गया है और आपको बताया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि आप अपना वीडियो मत ऑन कीजिएगा। यदि आप ऑन करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में ऑन कीजिएगा। दूसरी चीज ये है कि ड्यूरिंग द डेलिब्रेशंस आप किसी भी तरह का क्वेश्चन मत पूछिएगा। जब डेलिब्रेशंस खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम लोग आपके हर एक प्रश्न का उत्तर देंगे। आप अपना माइक प्लीज मत ऑन कीजिएगा। महेश जी प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए। और चैट बॉक्स में एक दूसरे से उनके ज्योग्राफिकल लोकेशन या व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में अभी बात मत कीजिएगा, उसके बारे में हम लोग तब विस्तार से आपको बताएंगे। अगर आपने 1 घंटा हम लोग को मिनिमम दे दिया तो आपकी बहुत सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। दूसरी बात, जब तक हर व्यक्ति का सवाल संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक हम लोग इस मीटिंग को बंद नहीं करेंगे। भले हमारे रिसोर्स पर्सन को जाना होगा वो चले जाएंगे, हम लोग प्रशासनिक आपकी जो भी दिक्कतें होंगी, असाइनमेंट्स कैसे बनाना है, कहाँ जमा करना है, ये सारी चीजों के बारे में विस्तार से बाद में बताएंगे। तो ज्यादा समय लेते हुए ना मैं इस सर का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और सर को आमंत्रित करता हूँ कि सर इस प्रोग्राम के बारे में विस्तार से बताएं। और सर एक रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि हमारे जो मध्य प्रदेश क्षेत्र है उसमें हिंदी भाषी विद्यार्थी हैं, तो अगर मिक्स भाषा रहेगी तो सर बहुत आपकी कृपा होगी। सर आपका स्वागत है एक बार। नाम आप सबको, और मैं शुरू करूंगा सबसे पहले धन्यवाद देते हुए आरसी भोपाल का और आरसी जबलपुर का कि आप लोगों ने हमें ये मौका दिया आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का। और ये मौके जितने ज्यादा हमें मिलेंगे हमें उतनी ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि हम लोग जो इस एंड पे करते हैं वो रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर के थ्रू आगे बढ़ाया जाता है। आप स्टूडेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन है वो हमारे जो कोलीग्स हैं रीजनल सेंटर में और स्टडी सेंटर में वो सबसे ज्यादा करते हैं। हालांकि आजकल हम लोग भी इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स के पास हमारी ईमेल आईडी, हमारी फोन नंबर सभी कुछ उपलब्ध है। तो आप स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि ये जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, और हम लोग जो अपने काम करते हैं, हम जो अपनी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कार्यरत हैं, उसमें हम 3 लेवल्स पे, जैसे कि आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स को अक्सर ये नहीं पता होता कि हम लोग यहाँ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मैदानगढ़ी दिल्ली में है। हम यहाँ हेडक्वार्टर्स में हैं और हमारे साथ ही रीजनल सेंटर्स में, जैसे आप कुछ लोग जो हैं वो भोपाल के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ लोग जबलपुर के साथ जुड़े हुए हैं, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो स्टडी सेंटर होता है, अध्ययन केंद्र, जहां आपकी काउंसलिंग क्लासेस होती है। तो हम ऐसे 3 लेवल्स पे काम करते हैं और सब मिलजुल के करते हैं। सभी लोग इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में एसोसिएटेड हैं। हम लोग जो यहाँ दिल्ली में हैं, हम लोग स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में हैं, फैकल्टी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, और मेरे साथ मेरे कोलीग्स अभी कुछ ऑनलाइन भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा हम लोग कौन कौन हैं, और हमारे सबके ईमेल आईडीज अवेलेबल हैं। आप कभी भी, फोन नंबर्स भी हैं, हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी स्लाइड्स में सबके नाम भी दिखाऊंगा, मैं आपसे अभी स्लाइड्स भी शेयर करूंगा। ये जो प्रोग्राम है, मैं चाहूंगा सबसे पहले आपको इसका नाम पता हो, BLIS, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अक्सर हमारे पास फोन आते हैं बच्चों के, स्टूडेंट्स के, मैं लाइब्रेरी साइंस कर रहा हूँ या मैं लाइब्रेरी का कोर्स कर रहा हूँ। तो ये सब चीजें मैं इसलिए चाहूंगा सबसे पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये एक प्रोग्राम है और इसमें हमारे 9 कोर्सेज हैं। तो ये कोर्स नहीं है, इट्स ए प्रोग्राम। तो हमारी जो टर्मिनोलॉजी है ये हमें पता होनी चाहिए। और लाइब्रेरी का कोर्स ऐसे नहीं कहना चाहिए, आपको कहना चाहिए मैं बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का स्टूडेंट हूँ। तो इससे हमें इमीडिएटली पता चल जाता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो हम ऑफर करते हैं, तो हमें क्लियरली बताना चाहिए मैं किस प्रोग्राम का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। हम जो अपना प्रोग्राम ऑफर करते हैं ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों में है। आप इसको हिंदी में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, असाइनमेंट्स को भी और एग्जामिनेशन को भी हिंदी में भी दे सकते हैं। अंग्रेजी में हमने सबसे पहले इसको इसीलिए बनाया, ये एक प्रोफेशनल प्रोग्राम है, और हम चाहे हिंदी भाषी हो या तेलुगु भाषी हो, तमिल भाषी हो, भाषा हमारी कोई भी हो,
लेकिन आपको पता है राजभाषा जो है, हम जब भी किसी लाइब्रेरी में जब काम करने जाएंगे तो अंग्रेजी हमें आनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना अंग्रेजी के हमारा गुजारा होगा। ऐसा नहीं है कि मैं उत्तर प्रदेश में रह रहा हूँ या मध्य प्रदेश में रह रहा हूँ तो मैं एक ही भाषा में काम करूंगा, या दिल्ली में रह रहा हूँ, भाषाएं हमें सब आनी चाहिए। और हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी मातृभाषा है, लेकिन दूसरी भाषा भी हमें सीखनी चाहिए। और जो अंग्रेजी में हमारा कोर्स मटेरियल है वो कोई इतनी मुश्किल अंग्रेजी भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि हमने आपके लिए एक डिक्शनरी, एक ग्लॉसरी भी डेवलप करी है। तो जब भी आप अंग्रेजी में कुछ पढ़ें तो आप उस ग्लॉसरी को कंसल्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको उनके हिंदी में अर्थ दिए गए हैं। तो वो तो फ्रीली अवेलेबल है हमारी ग्लॉसरी, आप हमेशा अपने पास रखिए। मैं स्लाइड शेयर करता हूं जिसमें आपको ये चीजें साथ साथ दिखाता जाऊंगा। तो आप 1 सेकंड के लिए मुझको टाइम दीजिए कि मैं अपनी स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर सकूं। आप देख पा रहे हैं स्लाइड्स? यस सर, यस सर। ठीक है, तो देखिए मैं जैसे आपसे कह रहा था, प्रोग्राम का नाम है BLIS, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, ये हमारे डिसिप्लिन का नाम है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये 1 साल का प्रोग्राम है, आप सबको पता होना चाहिए। आपके मन में अगर कोई भ्रम है कि ग्रेजुएशन 1 साल की कैसे है, आप लोग जो भी इसमें एडमिशन लेके आए हैं, आप 3 साल की ग्रेजुएशन करके आए हैं। ये स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है जो कि मिनिमम ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हैं, इसलिए 1 साल की ग्रेजुएशन कहलाती है। इसमें सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, ये एनुअल सिस्टम है। जो आपकी पढ़ाई होगी वो 1 साल बाद एग्जाम होगा, और वो जो 1 साल बाद एग्जाम होगा उसको हम कहते हैं टर्म एंड एग्जामिनेशन। तो ये जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे मान लीजिए अगर किसी ने जुलाई 2020 में एडमिशन लिया तो उसका जून 21 में होगा। अब आपने अगर मान लीजिए जुलाई 22 में लिया तो जून 23 में आपका एग्जाम होगा। तो इस तरह आप इस चीज को समझ सकते हैं कि 1 साल बाद आपका एग्जाम होगा। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, अपने प्रोग्राम को जानने के लिए प्रोग्राम गाइड होती है। ये आपकी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि हम तैयार करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, या कोई भी हमारे प्रोग्राम के बारे में जानना चाहता है तो हम एक प्रोग्राम गाइड बनाते हैं जो कि हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। यहाँ स्क्रीन पे मैंने उसका आपको लिंक प्रोवाइड किया है। आप इस प्रोग्राम गाइड को सबसे पहले आज एक्सेस कीजिएगा इस प्रोग्राम के बाद, और इस प्रोग्राम गाइड को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में, अपने फोन में, अपने लैपटॉप में, अपने डेस्कटॉप में आप इसको रखिएगा। क्योंकि आप इसको अक्सर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आप इसको बार बार देखेंगे, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। जैसा कि स्लाइड में यहाँ दिखाया कि इसमें आपको यूनिवर्सिटी के बारे में भी पता चलेगा, हमारे प्रोग्राम के बारे में भी पता चलेगा, इन कोर्सेज के बारे में भी पता चलेगा, इन कोर्सेज का स्ट्रक्चर, सिलेबस, पढ़ाई कैसे करनी है, स्टडी सेंटर के बारे में पता चलेगा, काउंसलिंग क्या है, कैसे की जाती है, इवैल्यूएशन, ये सब चीजें आपको यहाँ पता चलती हैं। इट्स ए माइन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एक तरह से हम इसको अपने पास हमेशा रखें, जब भी हमें कोई डाउट आए हम प्रोग्राम गाइड को देखें। आप अक्सर इधर उधर भटकते हैं, लोगों से पूछते हैं, फोन करते हैं, जाते हैं, लेकिन ये सवाल के जवाब आपको यहाँ मिलते हैं। तो अगर आप इसको अपने पास रखेंगे, और इसमें मैंने आपको जो लिंक दिया है वो हमारी यूनिवर्सिटी वेबसाइट का है, तो यूनिवर्सिटी वेबसाइट को भी आप बार बार एक्सेस कीजिएगा। मैं आपको वो लिंक अभी अपनी वेबसाइट भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज है जो कि आपको सबसे पहले देखनी है। ये मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ रखा है प्रोग्राम गाइड का। तो जब आप इस प्रोग्राम गाइड को खोलेंगे तो आपको ऐसी दिखेगी, इस पे लिखा है प्रोग्राम गाइड फॉर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। यहाँ रिवाइज्ड लिखा है क्योंकि हमने इसको रिवाइज किया है, और इसी तरह प्रोग्राम गाइड को भी रिवाइज किया है। तो ये जो हमारी यूनिवर्सिटी है एक मेगा यूनिवर्सिटी है, इसकी वेबसाइट का मैंने आपको यहाँ एड्रेस दिया है www.ignou.ac.in। ये भी प्रोग्राम गाइड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको रोज एक्सेस करना चाहिए। और आप जितना ज्यादा एक्सेस चेंज हो रहा है, आपको स्लाइड्स दिख रही हैं, ये वाली स्लाइड,
जिसमें मैंने अपना यूनिवर्सिटी का एड्रेस दिया है। जी सर, यस सर, यस सर, अभी राइट नाउ इसी। अच्छा ठीक, तो ये हमारा लिंक है यूनिवर्सिटी का www.ignu.ac.in। सर एक मिनट सर, मैं सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूँ कि जो दूसरा प्रेजेंटेशन अगर आप लोग मोबाइल से देख रहे हो तो जो सर का जयदीप शर्मा प्रेजेंटेशन करके आइकन आता है उसको क्लिक करेंगे तो उस पर स्लाइड दिखेगी, है ना? ठीक है सर, सर प्लीज। तो ये इसमें मैंने दिखाया कि हमारी यूनिवर्सिटी 1985 में बनी थी और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस जो है ये हमने 87 से ऑफर करना शुरू कर दिया था। और जो हम इसको ऑफर करते हैं ये है फैकल्टी ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, जो कि स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस का पार्ट है। ये बताना इसलिए भी जरूरी है कि जब भी आप हमारी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो ये लिंक्स हैं जिसके थ्रू आप हमारी फैकल्टी पर पहुंच पाएंगे। तो आप जब जाएंगे हमारी वेबसाइट पे तो आप देखेंगे स्कूल्स ऑफ स्टडीज दिए गए हैं और स्कूल्स ऑफ स्टडीज में ही आपको जो है हमारी फैकल्टी का लिंक मिलेगा। तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। तो अब मैं आपको अपनी वेबसाइट का ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। देखिए ये वेबसाइट है हमारी और ये आप जब इसको एक्सेस करेंगे ऐसी दिखेगी और इसमें आपको अलग अलग तरह के लिंक दिए हुए हैं। ये सब लिंक्स जो है आप इनको खोल सकते हैं और आप इनको पढ़ेंगे, आपको बहुत जानकारी मिलेगी। मैं अभी बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था, हम स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस का पार्ट है। हमारी वेबसाइट में लिंक्स में दिया होगा स्कूल्स ऑफ स्टडीज और उन स्कूल्स ऑफ स्टडीज में एक लिंक होगा स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस। और हम अपने जब डिसिप्लिन के बारे में जानेंगे तो आप देखेंगे एक ये लिंक है जिसमें स्कूल्स के बारे में दिया हुआ है और हमारे डिसिप्लिन के बारे में यहाँ दिया हुआ है। तो इस तरह आप हमारे बारे में जान पाएंगे। आप जब फैकल्टी के बारे में जानना चाहेंगे, ये हम फैकल्टी मेंबर्स हैं। हमारी जो फैकल्टी है उसमें प्रोफेसर उमा कांजीलाल हैं जो कि आजकल प्रो वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी की। तो वो आजकल वहाँ बिजी हैं। इसके अलावा हम लोग आजकल जो है, मैं हूँ, डॉक्टर अर्चना शुक्ला हैं। ये कांजीलाल की गलती से लिखा गया, डॉक्टर अर्चना शुक्ला। और इसके अलावा डॉक्टर जुचामो यंथन, डॉक्टर पवन कुमार सैनी और डॉक्टर अशोक कुमार। तो ये सब हम फैकल्टी मेंबर्स हैं। और जो हम प्रोग्राम ऑफर करते हैं, मैं जैसे आपसे बता रहा था कि हमारा BLS प्रोग्राम है और इसमें कोर्सेज हैं, 9 कोर्सेज हैं। ये जब हम आपको ऑफर करते हैं तो ये हम इसके लिए सेल्फ लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और उसको हम इस तरह प्रोवाइड करते हैं कि ये जो कोर्सेज हैं ये ब्लॉक्स में डिवाइडेड हैं और ब्लॉक्स के बाद वो यूनिट्स दिखेंगे और ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये इसमें 9 कोर्सेज हैं और एक कोर्स जो है वो 4 क्रेडिट का है और इसमें से 6 कोर्स तो ऐसे हैं जो थियोरेटिकल है नेचर में और 2 कोर्सेज ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल हैं, जिसमें एक तो कंप्यूटर प्रैक्टिकल का है और दूसरा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस प्रैक्टिकल का है। तो ये इस तरह आपको प्रैक्टिकल्स भी करने पड़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि थ्योरी के लिए तो आप एक टाइम में शायद सोचें कि आप काउंसलिंग सेशन ना भी अटेंड करें, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए तो आपको 100% काउंसलिंग सेशंस अटेंड करने चाहिए। लेकिन मैं तो पर्सनली ये फील करता हूँ कि आपको थ्योरी के भी जो काउंसलिंग सेशंस हैं वो पूरे अटेंड करने चाहिए, आपको मिस नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपका जो स्टडी मटेरियल है इसको सेल्फ लर्निंग मटेरियल कहते हैं और इसमें हम एज्यूम करते हैं कि टीचर इनबिल्ट है। तो जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपको कोई पढ़ा रहा है, टीचर इसमें इनबिल्ट है। फिर भी आपके डाउट्स रहते हैं तो आपको वो काउंसलिंग सेशंस में वो डाउट्स को रिमूव किया जाता है। कुछ डिफिकल्ट एरियाज हैं जिनको आपको पढ़ाया भी जाता है और हम डिस्कशन करते हैं, पीयर ग्रुप डिस्कशन भी होता है। इसलिए काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम काउंसलिंग सेशन ना अटेंड करें। अगर आप जॉब में हैं तो भी आप काउंसलिंग सेशन अटेंड कर सकते हैं क्योंकि ये वीकेंड्स पे होते हैं और आजकल के हालात में ऑनलाइन भी हो रहे हैं। तो आप टाइम निकाल के काउंसलिंग जरूर अटेंड कीजिएगा। और आप देखिए ये काफी हैवी कोर्स है, 9 कोर्सेज हैं और थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी है। अगर आप समझे प्रैक्टिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको मैं बता दूं थ्योरी भी कई एरियाज बहुत एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो आप जब काउंसलर से सुनते हैं उनके बारे में, आप इंटरेक्ट करते हैं, आप और ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह समझ पाते हैं। वरना आप अंदाजा ही लगाते हैं, कभी कभी आप प्रॉब्लम में भी आ जाते हैं। हालांकि हर कोर्स में हम हर यूनिट के पीछे रेफरेंसेस भी देते हैं। तो आप हमारा कोर्स मटेरियल तो पढ़िएगा ही और कोर्स मटेरियल के अलावा भी जो आपको पढ़ना चाहिए हम उसके आपको रेफरेंसेस भी देते हैं।
इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है उसमें मैंने आपको एक लिंक दिखाया था ई ज्ञान कोश, वहां जब आप जाएंगे तो आपको वहां बहुत सारे वीडियोस भी दिखेंगे जिनको आप सुनेंगे तो आपकी चीजें और भी क्लियर होंगी। काउंसलिंग के अलावा हम आपकी काउंसलिंग जो है रेडियो और टेलीविजन से भी करते हैं, जिसको कि ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन कहा जाता है। और हमारे जो है फेसबुक पे भी सेशंस होते हैं, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं सीखने की। बस आप सीखते जाइएगा और हम आपको सिखाते जाएंगे, हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आप हमें खूब सीखने के लिए बाध्य कीजिए, हम खूब सिखाएंगे, आप सीखते जाइएगा, तो कोई कमी ना रहे। बस यही है, आपको करना पड़ेगा, एफर्ट तो करना पड़ेगा। और कई बार हमारे पास जो फोन आते हैं तो मुझको ऐसा महसूस होता है कि बच्चे सोचते हैं कि आज एडमिशन दिया, कल एग्जाम दें और हो जाए। देखिए ये प्रोफेशनल प्रोग्राम है, इस चाहे प्रोफेशनल हो, नॉन प्रोफेशनल हो, एकेडमिक हो, प्रोफेशनल हो, देखिए मेहनत करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। हम लोग कोर्सेज और प्रोग्राम्स को ऐसे डिजाइन करते हैं कि उतने एफर्ट्स करेंगे, उतना आप इनपुट देंगे, तभी आप उनको सीख पाएंगे। तो आप ये काउंसलिंग को बड़ा सीरियसली लीजिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा। तो ये जो कोर्सेज हैं हमारे, ये जो 9 कोर्सेज मैं आपको बता रहा था, ये मैं स्क्रीन पे इन सबके नाम लिख दिए हैं और इन सबके कोड्स दिए गए हैं। सर मैं कुछ ऐड करूं सर हाँ इसमें? प्लीज, हाँ डॉक्टर पवन प्लीज ऐड कीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर ने जो कवर किया है, मेरी जस्ट एक सबमिशंस और रिक्वेस्ट है, जो स्टडी सेंटर्स हैं जो प्रैक्टिकल की क्लासेस ले रहे होते हैं, अभी तो ड्यू टू कोविड की वजह से फिजिकली में भी पॉसिबल नहीं है, बट इन फ्यूचर में जब भी आप प्रैक्टिकल सर सेशन जो काउंसलर कर रहे हैं, तो उनको नियर अबाउट जो लाइब्रेरी है, जो हम जो प्रैक्टिकली वर्क है, अगर मे भी पॉसिबल हो तो उनको ग्रुप में उनको एक प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दी जाए फॉर 1 डेज या 2 डेज। आप जो 15 डेज की जो प्रैक्टिकल क्लासेस ले रहे होते हैं, अटेंड कर रहे होते हैं जहाँ स्टडी सेंटर में जाके, तो जो काउंसलर है वो मे बी अगर पॉसिबल है तो नियर अबाउट जो लाइब्रेरीज है, उसके लाइब्रेरीज को फंक्शनल जो ऑपरेशंस है वो एक बार थोड़ा सा डेमोस्टिस करके देखेंगे तो इजीली समझ में आएगा आपका प्रैक्टिकल वर्क। क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्सेज है और टेक्निकल वर्ड्स जैसे सर ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि कुछ वर्क जो हम जैसे बार बार कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशंस का टर्म यूज लेते हैं, तो वो आप लोगों ने कभी भी ग्रेजुएशन में कहीं पढ़ा नहीं। लाइब्रेरी साइंस क्लासिफिकेशंस कैटलॉगिंग है ना, हिंदी अंग्रेजी अदर सब्जेक्ट तो आपने बीएससी या बीकॉम में पढ़ा होगा ना, तो आपके लिए फैमिलियर होने के लिए बेटर है कि जो 15 डेज का या 10 डेज का जो आपका क्लासेस होती हैं प्रैक्टिकल के लिए, तो उसमें 1 या 2 क्लासेस जो स्टडी सेंटर है वो मे भी अगर पॉसिबल हो तो वो करें, बट ड्यू टू कोविड है अभी पॉसिबल नहीं है। तो चाहे तो स्टडी सेंटर ऑनलाइन उनको एक डेमोस्ट्रेशन दिखा दे कि लाइब्रेरी की ये सेक्शंस हैं, इसमें ये फिजिकली इस तरह से वर्क होता है, मे बी अगर नहीं हो तो यहाँ से हम हेल्प कर पाएंगे। थैंक यू सर। तो देखिए डॉक्टर पवन ने जो आपको बताया ये एक बहुत ही रेलेवेंट बात है कि ये प्रोफेशनल प्रोग्राम है, तो आप जो भी सीख रहे हैं यहाँ, इन सब का एप्लीकेशन है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर में। तो आप अगर जो जो सीखते हैं आप ये अगर देखें कि वो प्रैक्टिकली कैसे हो रहा है किसी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर में, तो आपको वो और भी अच्छी तरह समझ आएगा। तो उन्होंने तो सिर्फ अब जैसे ये दोनों लोगों के लिए है कि एज ए स्टूडेंट और एज ए काउंसलर, दोनों के लिए, काउंसलर भी इस चीज का ध्यान रखें और स्टूडेंट भी ध्यान रखें कि जब भी मौका मिले हम उसको सेंटर पे जाके देखें कि चाहे वो लाइब्रेरी हो या इंफॉर्मेशन सेंटर हो, कि भी किस तरह ये अप्लाई किया जा रहा है। तो ये कोर्सेज हैं 221 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी 22। ये जो कोड्स दिए गए इनको कोड्स कहा जाता है, लेफ्ट में जो दिए गए आप इसकी ज्यादा चिंता मत कीजिए, इसके ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कोड्स का नाम भी नहीं पता होते, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये क्या क्या कोर्सेज हैं। और फर्स्ट कोर्स जो है ये कॉन्टेक्स्ट सेटिंग कोर्स है, इसमें आपको बेसिकली लाइब्रेरी के बारे में और लाइब्रेरी का सोसाइटी से क्या रिलेशन है और कितनी तरह की लाइब्रेरीज होती हैं, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन क्या है जो कि पब्लिक लाइब्रेरीज में होता है, और फिर उसके बाद हमारे जो सोर्सेज हैं, इंफॉर्मेशन सोर्सेज जिसके बेसिस पे हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो कितने प्रकार के हैं, क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कब उनको यूज किया जाता है, उनके बेस पे सर्विस कैसे दी जाती है, ये यहाँ पढ़ते हैं। इसके बाद जब हम लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाता है, उसकी टेक्निकलिटीज इसमें हम BLI 223 में देते हैं। BLI 224 एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है जो कि
आईसीटी फंडामेंटल्स, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फंडामेंटल्स है, जिसमें कि हम आपको सिखाते हैं कि ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है क्या, इसके कंपोनेंट्स क्या है, उनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं। ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, लेकिन इसमें हम आपको सॉफ्टवेयर भी बताते हैं और फिर आप उसको यूज करना भी सीखते हैं। हम लोग आजकल ज्यादातर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ही सिखा रहे हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो उन सॉफ्टवेयर्स को एक्सेस करने में। ये सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि आप इजीली इंस्टॉल करके आप उनको यूज करना सीख सकते हैं। देखिए, आप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के स्टूडेंट हैं, इसलिए आपको इंफॉर्मेशन एक्सेस करना, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना आना चाहिए। इसलिए अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजी में थोड़े से कमजोर हैं, तो आप आज ही से कोशिश कीजिए उस चीज को ओवरकम करने के लिए। जितना ज्यादा आप टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, आप कंफर्टेबल होते रहेंगे। तो आप इस चीज को जरा भी अपनी कमी मत रहने दीजिएगा, वरना आपको इस प्रोफेशन में बहुत प्रॉब्लम आएगी। अब देखिए, अगला कोर्स है कम्युनिकेशन स्किल्स। और हम लोग सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, और अगर हम कम्युनिकेट करना नहीं सीख पाएंगे तो हम लोग बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। इसलिए हम कम्युनिकेशन स्किल्स भी पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है, आप इसको बड़े ध्यान से कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ये कम्युनिकेशन स्किल्स आप सीख सकें। कम्युनिकेशन में आपको लिसनिंग और प्रेजेंटिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ये सब कुछ सीखना है। उसके बाद आप देखिए, आप लाइब्रेरी मैनेजर हैं, अगर आप मैनेजर नहीं बन पाएंगे तो लाइब्रेरी कैसे मैनेज करेंगे। इसलिए ये कोर्स हमने मैनेजमेंट पे रखा है, मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। इसके बाद जब हमने कहा कि हम ऑर्गेनाइज करते हैं डॉक्यूमेंट्स को लाइब्रेरी में, तो उसके लिए कोर्स है डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिकल कोर्स है। इसके लिए आपको स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको हम क्लासिफिकेशन स्कीम्स कहते हैं, कैटलॉगिंग कोड्स कहते हैं, उनको यूज करना सीखना है, प्रैक्टिकली करना है, फिर जाके लाइब्रेरी में करेंगे। तो इसलिए इसको भी आपको बड़े ध्यान से सीखना है और उसको आप कैपेबल हो जाएं, कॉम्पिटेंट हो जाएं करने के लिए, जिससे कल को जो आप जॉब करेंगे तो आप कहीं उसमें दिक्कत ना महसूस करें। अब आपने इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज सीखा, उसका आप इसके बेस पे आप कुछ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिजाइन कर सकते हैं, जो कि हम इस कोर्स में सिखाते हैं BLIE 228। इसी तरह आपने BLIE 224 में ICT फंडामेंटल्स सीखा। BLIE 229 में हम उसका एप्लीकेशन सिखाते हैं कि लाइब्रेरी में ICT बेस्ड सर्विसेज और प्रोडक्ट्स कैसे दिए जाते हैं, ये आप इसमें जानेंगे। मैं अपने कोलीग हैं डॉक्टर अशोक कुमार, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे इन दो कोर्सेज के बारे में बात करें, क्योंकि वो इनको कोऑर्डिनेट भी करते हैं और वो इनके बारे में आपको बताएंगे। Thank you, sir. In ICT Fundamental 2 to 4, we basically focus on general ICT technologies like using open source software for doing housekeeping operation. जो लाइब्रेरी के नॉर्मल जो रूटीन वर्क्स हैं, उसमें हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को कैसे यूज कर सकते हैं। ज़्यादातर हमारे जो प्रोग्राम जो फंक्शन है वो डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, डेटाबेस बनाना और एक्सेल शीट, स्प्रेडशीट बनाना। तो उसके लिए हम बेसिकली प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जैसे MS ऑफिस यूज करते हैं। तो हम उसके लिए लिब्रे ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, उसका प्रैक्टिकल करते हैं। दूसरा, हम बहुत सी वेब बेस्ड सर्चेस वगैरह करते हैं, डेटाबेस ऑनलाइन सर्चेस कर। तो इसमें हम सर्च टर्म्स जो होते हैं उनको कैसे फ्रेम करें, सर्च क्वेरी कैसे करें, डिजायर्ड इंफॉर्मेशन कौन से प्रॉपर सोर्स से हमें मिल सकती है वो कैसे करें, वो सब सीखते हैं। बट इन 229 पर्टिकुलरली हम दो फैक्टर्स, दो एरियाज पे हम फोकस करते हैं। वन, लाइब्रेरी ऑटोमेशन, एंड सेकंड इज digital libraries. So in library automation, we again focus on open source library software, which is Koha, and in digital library sector, we use open source software, DSpace and Greenstone digital library software. So these are the practical paper, and इनमें जितना भी हम प्रैक्टिस करते हैं, जो लाइब्रेरी में डे टू डे रूटीन वर्क होते हैं यूजिंग ICT, उन पर हम फोकस करते हैं। So इन पे प्रैक्टिकल्स जो हैं उन पे आप प्लीज ध्यान दीजिए और रेगुलरली अपने प्रैक्टिकल्स अटेंड कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर अशोक। तो देखिए, आपको पता चल गया सॉफ्टवेयर के बारे में कि आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर, जो कि आजकल किसी को भी इनकी जरूरत होती है, जो कि 224 में
और हम ओपन सोर्स कराते हैं, जैसे कि आपको सर ने बताया लिब्रे ऑफिस। इसी तरह ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर है, कोहा है, डिजिटाइजेशन का है डी स्पेस और जीएसडीआई ग्रीन स्टोर डिजिटल लाइब्रेरी। तो ये सॉफ्टवेयर आप आज ही एक्सेस करना शुरू कर दीजिएगा। मैंने आपसे कहा था जितना ज्यादा करेंगे, तो आप कल का इंतजार मत कीजिए, आज से इनको शुरू कर दीजिए। तो ये तो थियोरेटिकल कोर्सेज हैं हमारे जितने भी, लेकिन ये कोई कम इंपॉर्टेंट नहीं है और आप इनको भी अच्छी तरह करेंगे। हमारा कोर्स मटेरियल इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बनाया है। आप धीरे धीरे करके एक एक यूनिट को पढ़िए, उसके पीछे सेल्फ चेक एक्सरसाइज हैं उनको करने की कोशिश कीजिए, उनसे रिलेटेड वीडियोस को सुनिए। वीडियोस इतने ज्यादा हैं कि आप सुनते जाइएगा, आपको वीडियोस खत्म नहीं होंगे, इतने वीडियोस आज की तारीख में अवेलेबल हैं। हमारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, हमारे ई ज्ञान कोश पे लिंक्स दिए हुए हैं, तो आप बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे चीजों को। और ये हमारे कंप्यूटर का प्रैक्टिकल के कोर्सेज हैं, जैसे कि हमने अभी आपको बताया। और ये लाइब्रेरी प्रैक्टिकल का है, इसके लिए आपको DDC 19 और AACR 2R ये 2 कोड्स की जरूरत पड़ेगी, जिनको आपको यूज करना आना चाहिए। तो ये हमारे इनके सिलेबस भी हैं जो कि आपको वहां मिल जाएंगे, और हमने आपके हेल्प के लिए यहाँ ऐसी स्लाइड्स दिखाई हैं जो कि आप देख पाएंगे। तो ये सारे हमारे कोर्सेज हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये सेल्फ लर्निंग मटेरियल के मैं आपको लिंक्स दिखा रहा हूँ, जो कि मैंने आपको वेबसाइट पे ई ज्ञान कोश दिखाया था। ये ई ज्ञान कोश का एड्रेस है http://egyankosh.ac.in। और इसमें जब आप ज्ञान कोश खोलेंगे तो सेल्फ लर्निंग मटेरियल के लिए अलग से एक लिंक दिया गया है, और जब इसमें जाएंगे तो फिर हमारा स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज है, उसके लिंक पे जाइएगा। फिर उसके बाद आपको लेवल्स आएंगे, लेवल्स में आप जाके ये क्लिक करेंगे, उसमें बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम दिया है, ये लिंक क्लिक कीजिएगा। उसमें 2 लिंक मिलेंगे, करंट और आर्काइव। हमारा करंट कोर्स है, प्रोग्राम है, ये आर्काइव नहीं है, तो करंट पे जाके आप इसको क्लिक कीजिएगा। और फिर वहां जाके आपको BLS एक लिंक मिलेगा, आप इसको क्लिक कीजिएगा। आप इसको ई कंटेंट को आप प्ले स्टोर में जाके आप अपने मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और वहां जाके भी इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए स्क्रीनशॉट है, ये ई कंटेंट, इग्नू ई कंटेंट ऐप का, जिसको आप यूज कर सकते हैं। और ये जो मैं आपको अभी तक बता रहा था, ये ई ज्ञान कोश है, और इसमें ये सारे लिंक्स दिए हुए। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है इसमें कि आपको कोई कमी नहीं आएगी। आप इसको खूब पढ़िए और देखिए, जानिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये हमारी जो आप जब क्लिक करते जाएंगे, जो मैंने आपको स्टेप्स बताए, ये स्टेप्स आपके पास बार बार आएंगे। और ये स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, ये लेवल्स जो मैं आपसे बता रहा था, लेवल्स जब आप क्लिक करते हैं तो इसमें ये आपको हमारे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जाना है, और आप वहां पहुंच जाएंगे। ये लेवल्स हैं। और इसके बाद जब आप BLS के बाद चले जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये BLS है, इसको क्लिक करेंगे और इसके बाद आगे जाके ये हमारे कोर्सेज आ जाएंगे एक एक करके। आप जिस कोर्स को पढ़ना चाहें उसको क्लिक कीजिएगा। और ये हमारी ग्लॉसरी है, जो मैं आपसे कह रहा था, अंग्रेजी हिंदी, कि जब भी आपको किसी अंग्रेजी शब्द में दिक्कत आती है तो आप इस ग्लॉसरी पे जाके क्लिक करिए, आपको शब्द मिलेंगे। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, और जब आप डाउनलोड करेंगे ऐसी दिखेगी आपको ग्लॉसरी। तो ये ग्लॉसरी आपके लिए बहुत काम आएगी, और आप इसको जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। तो ये जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, इसमें मैंने आपको बताया काउंसलिंग होती है, प्रैक्टिकल की भी होती है, प्रैक्टिस की भी होती है, थ्योरी की भी होती है, और ये कहाँ होती है? स्टडी सेंटर पे होती है। तो ये आप देखिएगा कि आप जाएंगे और आप वहाँ की लाइब्रेरी को भी यूज कीजिएगा, और अपने आसपास की लाइब्रेरीज को भी देखिएगा कि कैसे ये सब चीजें आपकी लाइब्रेरीज में हो रही हैं। कम से कम आप पब्लिक लाइब्रेरी तो यूज कर ही सकते हैं, नहीं तो आप अपने कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, या कोई स्पेशल लाइब्रेरी आपके आसपास हो, उसमें भी जाके देख सकते हैं चीजों को कैसे हो रही है। और वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा पता चलेगा। मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल्स में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आपको किसी पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। आप जाइए, इंस्टॉल कीजिए और कीजिए, आप इमीडिएटली कर पाएंगे। 227 में मैंने बताया DDC का 19th एडिशन, AACR 2R, और एक सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स की जरूरत पड़ेगी। असाइनमेंट्स जो आपके अवेलेबल हैं हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हैं, और आपको 30% वेटेज उन असाइनमेंट्स का होगा। जो टोटल इवैल्यूएशन होगा उसमें 30% असाइनमेंट्स का है। इसके अलावा आपको जो है ये वेबसाइट को आपको देखते रहना है, जहां आपको सब कुछ मिल जाएगा।
स्टूडेंट सपोर्ट है, स्टूडेंट सपोर्ट में आप जाएंगे, देखेंगे आपको वेबसाइट में असाइनमेंट मिलेंगी। इस तरह असाइनमेंट्स होती हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं BLIS, इंग्लिश की अलग दी है, हिंदी की अलग दी है। तो ये हमारी पहले असाइनमेंट प्रिंटेड आती थी, अब तो प्रिंटेड नहीं है। और ये मैंने आपसे बताया कि ये सब कुछ मैं आपसे शेयर करना चाहता था। मैं चाहूंगा मेरे कोलीग्स डॉक्टर पवन या डॉक्टर अशोक कुछ ऐड करना चाहें तो जरूर करें, और इसके अलावा फिर हम आपसे प्रश्न लेंगे, आप जो भी पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर पवन, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस सर। ओके, सो देखिए स्टूडेंट्स, ये कोर्स ऑलरेडी सर ने आपको बताया प्रोफेशनल कोर्स है। मैं थोड़ा सा स्कोप के बारे में बताना चाहूंगा कि आफ्टर आपका कंप्लीशन जो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस डिग्री मिलेगी आपको, 1 ईयर का जो प्रोग्राम है हमारा ने, एक तो थोड़ा सा हम जब बताते हैं किसी को कि आप क्या कर रहे हैं, तो हम बताते हैं लाइब्रेरी साइंस है। यानी हमारा जो मोरल होता है वो डाउन होता है, क्योंकि सोसाइटी में इसका रिकॉग्नाइज नहीं है कंपेयर टू अदर प्रोफेशंस है। लाइक आप डॉक्टर्स की ले लीजिए या इंजीनियर्स को ले लीजिए, तो थोड़ा सा हमें इस प्रोफेशंस को एंजॉय के साथ करना है आपको। देखिए आफ्टर डिग्री, बैचलर डिग्री के बाद आप कहाँ स्कोप मिलेगा आपको अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स आते हैं हमारे, जो फेस टू फेस में ऑनलाइन कोर्सेज या ODL मोड पे, वो अदर डिग्री लेके बीटेक करने के बाद में हमारे लाइब्रेरी साइंस को कोर्स को करते हैं, लो करने के बाद में हमारे लाइब्रेरी साइंस को कोर्स करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग कोर्स है, आपको मल्टी डायमेंशंस बढ़ता है। देखिए दूसरी तरफ मैं कहूं कि लाइब्रेरी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बिफोर 3 डिकेड्स या हम कहें कि 20 साल या 40 साल पहले जाते थे, तो लाइब्रेरी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो डिफरेंट थी। अब जो है बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि सोसाइटी में जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में चेंज होना पड़ता है। तो इसीलिए ICT कंपोनेंट पार्ट और हमारे जो कोर पेपर है, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लाइब्रेरी की, देखेंगे आप स्कूल्स लेवल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक चेंज होगी। एक सिनेरियो तो ये। दूसरा मैं बताना चाहूँ जो स्कोप है कि आफ्टर डिग्री के बाद आप कहाँ प्लेस होंगे। अगर आप फर्दर स्टडी करेंगे, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस कर सकते हैं आप, इसके अलावा PhD कर सकते हैं, हायर स्टडी के लिए जा सकते हैं। अगर आप जॉब की बात करें तो आफ्टर BLIS के बाद आपको जो स्कूल्स लेवल की पोस्ट निकलती हैं, जैसे स्कूल, हालांकि होता है एक स्कूल में एक लाइब्रेरियन होता है, लेकिन देखेंगे कंपटीशंस भी अदर प्रोफेशन, जैसे B.Ed करके जाएंगे तो वहां पर जो हजारों में पोस्टें निकलती है, बट कैंडिडेट बैठते हैं लाखों में बैठते हैं। तो सेम यहाँ पर एक पोस्ट होती है, कैंडिडेट कम। इवन आप देखेंगे अगर फर्दर हम देखते हैं कि हायर स्टडीज के अदर लाइब्रेरीज में तो कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिले, नॉलेजेबल, जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करें। तो इसके बाद आप स्कूल लेवल के ऊपर जो नगर पालिका लाइब्रेरीज है, लाइब्रेरीज का जो स्कोप देखते हैं आप, जब पढ़ेंगे तो लाइब्रेरीज के जो टाइप्स करते हैं ना, तो ब्रॉडरली हम 4 टाइप्स की लाइब्रेरी को देखते हैं कि पब्लिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरीज को फर्दर हम कैटेगराइज करते हैं कि वो स्कूल से लेकर स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, इवन डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी, गवर्नमेंट लाइब्रेरी है ना, मिनिस्ट्रीज की लाइब्रेरी, इंडस्ट्रीज के अंदर लाइब्रेरी, इवन लाइब्रेरी के बाद में हमारा प्रोफेशन जो है प्रिंटिंग की तरफ भी चल रहा है। तो मल्टी डायमेंशंस है हमारा जो कोर्स है, वो अप्रोच है वो इतना, मतलब अगर थोड़ा सा आप सिंसियरली इसको मेहनत कर लेंगे तो यू कैन अचीव योर गोल एंड इजीली आपको अपॉर्चुनिटी अच्छे, यानी आप आफ्टर डिग्री के बाद में आप मान के चलिए अच्छी लाइब्रेरी, अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे तो आपकी सैलरी मिनिमम 10,000 ऑनवर्ड टू 3 लाख तक जा रही है। बट डिपेंड इंस्टीट्यूशंस, किस इंस्टीट्यूशंस में आप जॉब करना चाहेंगे, आपके पास क्वालिफिकेशंस खाली। देखिए जो बैचलर डिग्री कहें, BLIS कहें या अदर कोई भी प्रोफेशनल डिग्री, जस्ट लाइक टूल है। अब वो टूल को आपको इंप्लीमेंट करना है। जो आप जितनी भी आप डिग्री ले लेंगे या ले रहे हैं, वो जस्ट क्या है, टूल है। अब उसको कहाँ इंप्लीमेंट करेंगे, ये आपको इंप्लीमेंट है। क्योंकि दूसरा हमारा जो प्रोफेशन है उसमें 2 अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव है, यानी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, लाइक कॉलेज की बात करें, स्कूल्स की, अदर लाइब्रेरीज की, वहां जा सकते हैं। दूसरा ऑल ओवर इंडिया में आपको पता है कि 1000 यूनिवर्सिटीज है। 1000 यूनिवर्सिटीज के अंदर मोर देन 200 यूनिवर्सिटीज आर ऑफर द LIS प्रोग्राम। तो आप LIS प्रोग्राम जहां ऑफर कर रहे हैं वहां टीचिंग में भी जा सकते हैं। कहने का मतलब कि इस प्रोफेशंस में आने के बाद में आपके पैरेलल 2 अपॉर्चुनिटीज हैं।
बेसिकली अगर मैं कहूँ, इसके अलावा और भी अब हो सकती है कि भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में जा सकते हैं और फिर टीचिंग पोस्ट में जा सकते हैं। तो मेरी सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस कोर्स को एंजॉय के साथ करिए। फर्दर अगर इस प्रोफेशंस पे आप करियर बनाना चाहते हैं तो फर्दर जो स्टडी है वो कंप्लीट कर लीजिए। आप इसमें नेट भी निकाल सकते हैं, बट नेट के लिए आपको मिनिमम पीजी करना पड़ेगा, यानी मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस आपको करनी पड़ेगी। अगर आप कॉलेज लेवल के लिए लाइब्रेरीज में जो लाइब्रेरियन असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ये क्या है, एक डेजिग्नेशन है। अभी तक आपने स्कूल्स लेवल पे देखा होगा या यूनिवर्सिटीज लेवल पे या कॉलेज में आप लाइब्रेरी स्टाफ को सभी को लाइब्रेरियन बोलते हैं, जबकि वो लाइब्रेरियन उनके एक डेजिग्नेशन है। लेकिन आप एक अटेंडेंट बैठा है, उसको भी यूजर क्या कहता है कि ही इज अ लाइब्रेरियन है। जो मैन सीट पे बैठा अंदर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो उसको भी कहते हैं कि वो भी लाइब्रेरियन है। तो हम वहां पर अंतर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यूजर्स को क्या है कि यूजर्स को हम जितनी बेस्ट सर्विस दे सके वो कैसे देंगे, जब हम प्रोफेशनल स्किल्ड होंगे, ट्रेनिंग लेंगे प्रॉपरली। दूसरी मैं कहना चाहूंगी कि इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है वो कंटेंट वाइज मोस्टली यूनिवर्सिटीज, मैं जिस ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी से आया हूँ फेस टू फेस, वहां पर हम बच्चों को कहते थे कि अगर आपको नेट निकालना है या यूजीसी जेआरएफ निकालना है या अदर कॉम्पिटिशंस निकालना है, तो हम प्रेफर कराते थे इग्नू का स्टडी मटेरियल पढ़ लीजिए। तो आप सीरियसली इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये मान के चलिए आपको अपना अचीव गोल करने में काफी हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू डॉक्टर पवन। तो आपको जैसे डॉक्टर पवन ने बताया ये बड़ा यूजफुल था। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप लोग जो है इंटर्नशिप के लिए ट्राई कीजिएगा जब आप बीएलएस कर रहे हैं या बीएलएस कर चुके हैं। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटर्नशिप के लिए जाते हैं। बहुत सारी लाइब्रेरीज इंटर्नशिप प्रोवाइड करती हैं, जैसे आईआईटी लाइब्रेरीज हैं या फिर डीआरडीओ लाइब्रेरीज हैं, या आप किसी भी लाइब्रेरी के बारे में सोचें, आपको वहां इंटर्नशिप की फैसिलिटी होती है। इंटर्नशिप कभी कभी पेड भी होती है, कभी कभी फ्री भी होती है, लेकिन इंटर्नशिप आपको फर्दर जॉब लेने के लिए बहुत हेल्प करती है। आपकी चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाता है। महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की, कभी कभी 1 साल की इंटर्नशिप भी होती है। आप जितना ज्यादा करेंगे आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो आप कोशिश कीजिएगा, जैसे ही आपको इंटर्नशिप की कोई अपॉर्चुनिटी मिले आप उसको जरूर अवेल कीजिएगा। आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। थैंक यू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम अभी कोई और फैकल्टी मेंबर अगर इंटरैक्ट करना चाहता हो तो सर मैं आमंत्रित कर सकते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया है। अब क्वेश्चंस होंगे, हम सब लोग जवाब देंगे। जी 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 सर। हमारे साथ जबलपुर से भी जुड़े हुए हैं डॉक्टर विवेक श्रीनिवास सर। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे तब वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चन आज। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप अपना हैंड रेस करेंगे और हैंड रेस करने के बाद हम लोग क्वेश्चन लेंगे। उसके पहले मैं एक और चीज पर कुछ कहना चाहूंगा असाइनमेंट्स के बारे में, जो बहुत सारे विद्यार्थियों का क्वेश्चन रहता है। असाइनमेंट्स एक होमवर्क होता है जिसका लिंक आपको मेल में भी दिया गया है। आपको असाइनमेंट्स जो जुलाई 2021 के लिए है वो आपको बनाना है। असाइनमेंट्स आपको A4 साइज का पेपर होता है, इस तरह का पेपर है। इस तरह के पेपर्स पर आपको असाइनमेंट्स बनाने हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि सर ने आपको विस्तार से बताया है कि BLIS में 9 कोर्सेज हैं, यानी BLI कोर्स मतलब सब्जेक्ट्स, BLI 221 से लेके 229 तक। तो ये 9 की संख्या है और उन सब्जेक्ट्स के अंदर जो पतली पतली पुस्तकें उन्हें हम ब्लॉक कहते हैं, और उन ब्लॉक्स के अंदर जो चैप्टर्स जिसको आज तक आप कहते थे उनको हम यूनिट्स कहते हैं। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन का तरीका होता है हमारे स्व अध्याय पाठ्य सामग्री यानी सेल्फ स्टडी मटेरियल का या स्टडी मटेरियल का। तो हर कोर्स में आपको एक असाइनमेंट बनाना है। असाइनमेंट जो है वो वेबसाइट पर उपलब्ध है और मैंने सर देखा है कि असाइनमेंट हिंदी में भी उपलब्ध है। इस बार अभी मैं कल लिंक सबको मैंने शेयर किया है, जो आपको ईमेल गया उसमें लिंक है, सर ने भी दिखाया है, लेकिन वो लिंक से आप जाके आप कर सकते हैं। असाइनमेंट्स बनाने का एक सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि आप स्वयं से पहले पूरे मटेरियल को पढ़ेंगे, उसका मनन करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, फिर अपने शब्दों में असाइनमेंट्स के बारे में लिखेंगे।
और जब आपने इसको असाइनमेंट्स को लिखा तो वो स्वयं हस्तलिपि होना चाहिए, मतलब आपके खुद की हैंड राइटिंग होनी चाहिए। और ये असाइनमेंट्स किसी तरह टाइप नहीं होगा। असाइनमेंट्स जो है वो जो मटेरियल है उससे अक्षरता उसका कॉपी नहीं करना आपको। आप अपने शब्दों में मटेरियल से भावना ले सकते हैं और भी रेफरेंस सोर्सेज को यूज कर सकते हैं, और उसके बाद आपको असाइनमेंट लिखना है। असाइनमेंट्स जो है अलग अलग आपको नक्की करने हैं। जैसे मान लीजिए 9 असाइनमेंट्स है तो 9 फाइल्स होनी चाहिए, 9 तरीके से 9 अलग अलग नत्थी होने चाहिए, क्योंकि हर असाइनमेंट अलग अलग टीचर के पास जाता है। दूसरी चीज ये है कि असाइनमेंट के ऊपर आप असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर जरूर से लगाइएगा, जिससे ये पता चले कि आपने सही असाइनमेंट्स किया है कि नहीं किया है। और उसके ऊपर एक पूरा पृष्ठ लगेगा जिसमें आपका नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर जो 10 अंकी है, 21 से शुरू हुआ है, आपका स्टडी सेंटर और आपका जो फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीजें आप उस पर विस्तार से लिख के आप उसको स्वयं से जमा करेंगे। अब असाइनमेंट आपको कहाँ जमा करना है इसके बारे में, जैसा कि इग्नू का नियम है कि जो असाइनमेंट्स है वो आपके अध्ययन केंद्र पर जमा होंगे। जो भी अध्ययन केंद्र है, जैसे भोपाल में अध्ययन केंद्र 1501 है या 1504 ग्वालियर है जहां BLIS एक्टिवेटेड है, इसी तरह जबलपुर में भी है। तो आप अपने अध्ययन केंद्र पर वो असाइनमेंट्स को जमा करेंगे, जो आप स्वयं हाथ द्वारा जमा कर सकते हैं, बाई डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। और इधर पीछे कोविड जब कंप्लीट लॉकडाउन था, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी शासन ने सब खोल रखा है और सब कुछ खुला हुआ है, हमारे अध्ययन केंद्र भी खुलते हैं, तो वहां पर आप स्वयं जाके असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात की, आपकी अंतिम तिथि क्या है असाइनमेंट जमा करने की? असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि जो है 31 मार्च जो है एक तयशुदा तिथि है। लेकिन कोविड के कारण सब चीज आगे की ओर खिसकती जा रही है, और इस कारण आप इग्नू की वेबसाइट पर आप देखते रहेंगे जो भी एक्सटेंशन होगा उसकी जो लास्ट डेट्स होती है वो इग्नू की वेबसाइट पर होती है, RC के जबलपुर और भोपाल की वेबसाइट पर होता है। और असाइनमेंट के बारे में आपको कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप मेल कर सकते हैं। तो ये लोगों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं असाइनमेंट्स के बारे में, इनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब ऑनलाइन कैसे जमा करना है। देखिए, ऑनलाइन का जो एक प्रोविजन रखा गया था, प्रावधान रखा गया था, ऑनलाइन तो आप तब करेंगे जब आप स्वयं से असाइनमेंट को लिखेंगे। तो असाइनमेंट्स को तो आपको सफेद कागज पर लिखना ही है, उसको पूरा सब कुछ बताना है। एक जब समय था, जब कंप्लीट लॉकडाउन था, तो उस समय स्कैन करके लोगों ने असाइनमेंट्स भेजे थे, लेकिन उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी और बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने बहुत सारे उसमें कुछ लोगों ने गलत काम भी किए थे कि दूसरे के असाइनमेंट्स लगा कर भेज दिए, जिस पर उनको 0 आवंटित किया गया। तो ऐसी स्थितियों में आपके पास अगर ऑनलाइन की भी प्रावधान अगर विश्वविद्यालय आगे भविष्य में रखती है, तो आपके पास आपका लिखा हुआ असाइनमेंट चाहिए, क्योंकि क्षेत्रीय केंद्र कभी भी आपसे वो असाइनमेंट्स मांग सकता है। जब भी आप असाइनमेंट भेजें तो उसको कृपया भारतीय डाक से भेजें। और दूसरी चीज ये है कि आप उसकी एक फोटो कॉपी या स्कैन कॉपी अपने पास जरूर से रखें। अगर असाइनमेंट्स रास्ते में खो जाता है, किसी के घर में जाने के बाद उसके साथ कुछ हो जाता है, तो उस अध्ययन केंद्र और क्षेत्रीय केंद्र अगर कन्विंस होते हैं तो उस फोटो कॉपी पर भी आपका इवैल्यूएशन होता है। तो ये कुछ बातें थी जो असाइनमेंट्स के बारे में बताना चाहते थे। और एक जल्दी से बात मैं बताना चाहूंगा कि एग्जामिनेशन आपका 1 साल का कोर्स है, तो जुलाई 2021 में तो एग्जामिनेशन प्रस्तावित जून 2022 है। उसके पहले आपको एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा, और एग्जाम जो फॉर्म होगा उसमें आपको 200 रुपया प्रति कोर्स आपको शुल्क देना पड़ेगा। एग्जाम फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा। जब आपका फॉर्म आएगा तो हम लोग वैसे सूचित करेंगे, लेकिन आप मान के चलिए कि मार्च से आप इग्नू की वेबसाइट देखिए और ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म आपको भरना है। कोई भी आप अध्ययन केंद्र ले सकते हैं जो विश्वविद्यालय ने चिन्हित किया हो इग्नू एग्जाम सेंटर की तरह, वहां पर आप एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हैं और एग्जाम फॉर्म भरेंगे। जब एग्जामिनेशन का डेट नजदीक आएगा तो आपको एक इग्नू की वेबसाइट पर हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड जैसा चीज मिलेगा, उसमें आपका नाम और पूरा विस्तार से होगा कि कब कौन से पेपर होंगे। जो पेपर में जो BLIS 227 का जो प्रैक्टिकल होता है वो एग्जामिनेशन फॉर्म में होता है। बाकी जो 224 और 229 का जो प्रैक्टिकल कंपोनेंट होता है वो प्रैक्टिकल के दौरान लास्ट डे एग्जाम्स होता है। तो 227 का जो एग्जाम्स होगा वो थ्योरी के साथ होगा, बाकी जो 224 229 का होगा वो एग्जामिनेशन जब आपका प्रैक्टिकल होगा उसके लास्ट दिन में वो एग्जाम्स होता है।
इस तरह से आप को मैं एग्जाम्स के बारे में बताना चाहता हूं। और भी आपको कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप हमें कभी भी मेल कर सकते हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं आप सभी लोग को शुभकामनाएं देता हूं। और अब जो है प्रश्न काल के लिए मैं आप लोग को आमंत्रित करता हूं। आप अपना हैंड रेज कीजिए और हम लोग एक एक करके पूछेंगे, आपको बुलाएंगे। जी टेक अपना वीडियो ऑन करके, अपना माइक ऑन करके प्लीज आप अपनी बात पूछें। गुड मॉर्निंग सर। जी सर मुझे पूछना था कि इसमें BLS में प्रैक्टिकल वेटेज कितना है? प्रैक्टिकल किस चीज का वेटेज पूछ रहे हैं? सर T2-4 में क्योंकि वो जैसे सर पूरा कोर्स है, पूरा अच्छा, कोर्स है। पूरा तो सर इसमें प्रैक्टिकल वेटेज कितना है? जैसे थ्योरी में आपने 30% बताया है। 30% इंटरनल असेसमेंट है। अच्छा, इंटरनल किसी भी कोर्स का इंटरनल असेसमेंट होता है। जब हम अच्छा, इंटरनल असेसमेंट में क्लियर करते हैं तब आप टर्म एंड एग्जामिनेशन देते हैं। जी सर। ठीक है, तो इंटरनल असेसमेंट पास करना जरूरी है। पास ओके। मार्क्स 40% है। तो जब आप इंटरनल असेसमेंट पास करते हैं तभी आपका टर्म एंड इवैल्यूएशन होता है। टर्म एंड इवैल्यूएशन चाहे प्रैक्टिकल का हो या थ्योरी का हो, दोनों का ही एक जैसा है। सब में 70% टर्म एंड 30% इंटरनल असेसमेंट। प्रैक्टिकल का कोर्स होगा तो प्रैक्टिकल के से रिलेटेड होगा, थ्योरी का कोर्स होगा तो थ्योरी से रिलेटेड। ओके सर, थैंक यू सर। रामबरन सिंह ने भी हैंड रेस किया है। गुड आफ्टरनून सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अपना कोर्स है BLI 225, जिसमें एक क्वेश्चन है असाइनमेंट में कि मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन सम टॉपिक्स दिए हैं। तो आई मेड सम प्रेजेंटेशन ऑन सोशल स्किल्स। तो सर मैं उस प्रेजेंटेशन को असाइनमेंट में कैसे अटैच करके भेजूं, या तो उसका प्रिंट आउट लेके भेजना पड़ेगा सर? नहीं, आपने प्रेजेंटेशन किस चीज का बनाया है? सर एक असाइनमेंट में क्वेश्चन था, मेक अ प्रेजेंटेशन, मतलब PPT बनाना था। अच्छा हाँ, ठीक है, फिर तो आपको पीपीटी का प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। वही इसलिए डाउट आया क्योंकि सर ने बोला आपको सारे असाइनमेंट हैंड रिटन भेजना है करके। नहीं, देखिए उसमें तो अब ये तो इसमें तो आपको प्रेजेंटेशन है तो नेचुरली आपको बनाना प्रिंट आउट लेना ही पड़ेगा। सर थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक प्रश्न और बहुत विद्यार्थी पूछते हैं कि अगर वो जो, क्योंकि हमारा जो प्रश्न पत्र होगा वो क्या दोनों माध्यमों में होगा या सिर्फ अंग्रेजी में सेट होगा? दोनों माध्यमों में बाइलिंगुअल। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपके लिए जो प्रश्न पत्र होगा वो दोनों माध्यमों में होगा, और आप चाहें तो किसी भी माध्यम में आप दे सकते हैं। और लेकिन जो मटेरियल है अभी वो अंग्रेजी में है, लेकिन बहुत ही शीघ्र विश्वविद्यालय इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का मटेरियल हमने हिंदी में भी कर दिया है, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। आप जब ई ज्ञान कोश पे जाएंगे तो वहां हिंदी का मटेरियल का एक लिंक दिया गया है, हम उसको प्रिंट भी कराएंगे और अभी फिलहाल ऑनलाइन अवेलेबल। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारी ग्लॉसरी भी है जो कि अंग्रेजी से हिंदी में आपको जानने के लिए आसान करेगी चीजों को। श्रेया शर्मा ने हैंड रेज किया। श्रेया शर्मा, रूपाली जादौन, फिर शिवन, ये तीन ये सीक्वेंस है। जी श्रेया जी बताइएगा। गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे ये पूछना है कि जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो एग्जाम के पहले होते हैं या बाद में होते हैं? पहले होते हैं। प्रैक्टिकल पहले होते हैं, एग्जाम के पहले। लेकिन जो 2 to 7 कोर्स है उसका जो एग्जाम होगा वो थ्योरी के एग्जाम्स के बाद होगा। अच्छा, 2 to 7 का जी, और 2 to 9 का उसके पहले होगा। जी सर, थैंक यू। सर कई बार ये लोकल लेवल के लैब की स्वतंत्र खाली होना और प्लस काउंसलर्स की अवेलेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है, कब क्षेत्र के अंदर प्लान करता है। वो जो भी होगा एग्जाम्स वो आपको सूचित कर दिया जाएगा मेल की तरफ से। हमारे साथ डॉक्टर सुभाष रंजन नायक जी हैं, वो इसको प्लान करते हैं। लेकिन अभी पिछले विगत 2 सत्रों से ये ऑनलाइन हो रहा है क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां हैं। लेकिन हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आगे ये इसको ऑफलाइन ही करेंगे। नेक्स्ट जो है वो श्रेया शर्मा ने पूछ लिया। श्रेया शर्मा हो गया इनका। अच्छा ठीक है। शिवम जी, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। शिवम सर प्रैक्टिकल्स कब होंगे और उसके लिए कैसे बताया जाएगा हमें, मतलब? देखिए, आप स्टडी सेंटर से कांटेक्ट में रहिएगा, रीजनल सेंटर से कांटेक्ट में रहिएगा, वो आपको टाइम पे बताएंगे। और काउंसलिंग शेड्यूल होगा वो आपसे शेयर करेंगे। आप एक्टिव रहिएगा।
जी सर, आपने ओके बहुत सर, अच्छा थैंक यू। बताया। जैसे आज का ही ये जो सत्र है, इसमें 137 विद्यार्थी थे और हम लोगों ने कल भी मेल किया, सुबह रिमाइंडर भी किया, उसके बाद भी, लेकिन लोगों ने देखा नहीं। देखिए, हमारे पास जो इस समय सबसे सरल सुविधा का क्षेत्र है वो आपका ईमेल है। तो आप प्लीज ईमेल पर देखिए, जिससे हम लोग आपके साथ संवाद करते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपना ईमेल, कोई उनको जहां से उन्होंने एडमिशन लिया वो कियोस्क का ईमेल दिया हुआ है या किसी और लोगों का ईमेल दे दिया है। तो वो अगर इस तरह का है तो आप अपना ईमेल को जो है दुरुस्त करवा लीजिएगा, और जब अभी एग्जाम्स फॉर्म आएंगे ना, उसमें भी ईमेल करेक्ट करने का प्रोविजन होगा, उसमें आप करेक्ट कर लीजिएगा। दूसरी चीज ये है कि जो भी हम लोग शेड्यूल करेंगे उसको एक वेबसाइट पर भी डालते हैं। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपकी एक प्रोग्राम गाइड दी हुई है, उसको आप बहुत बाइबल की तरह समझ के आप उसको एकदम रूल बुक की तरह उसको पढ़िएगा, पहली बात। दूसरी चीज है कि जो भी प्रैक्टिकल का जो कंपोनेंट है, उसके लिए जैसे भोपाल के बारे में मैं बताऊं, भोपाल क्षेत्रीय केंद्र पर ही लैब है और बगल में ही आपका स्टडी सेंटर है, तो क्षेत्रीय केंद्र पर ही आयोजित किया जाता है। तो इसलिए हम लोग आपको सूचित करते हैं, जो भी माध्यम होता है उनसे हम सूचित करते हैं। और एक तीसरी बात, मैं आप सभी जो भी इंफॉर्मेशन है वो इग्नू की वेबसाइट आप देखिए और इग्नू की रीजनल सेंटर की वेबसाइट देखिएगा। ये दोनों की आदत डालिए कि आप एक हफ्ते में एक बार जरूर इनको विजिट करेंगे। और अभी क्या है, विद्यार्थियों को आजकल आसान लगता है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो कि तमाम लोगों ने बना के चला दिया है, उसको देखते हैं। उसके बारे में, उसकी जानकारी के बारे में हम लोग कोई भी आपको प्रेरित नहीं करते कि आप उनको देखिए, प्रेरित नहीं करते। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप रीजनल सेंटर की मेल आईडी पर आप मेल लिख सकते हैं, और आप जो भी संबंधित अधिकारी होगा उसको मेल हमारे क्षेत्र निदेशक साहब फॉरवर्ड करते हैं, और विद इन 48 वर्किंग आवर्स में आपको उसका जवाब दिया जाता है। नेक्स्ट, रागिनी अवस्थी जी कुछ पूछना चाहती है। रागिनी अवस्थी मैडम, आपने अपना हैंड रेज किया है, आप अपना कैमरा और माइक ऑन करके आप पूछ सकती हैं। मुझे लगता है शायद उनका संपर्क नहीं हो पा रहा। और अगर कोई व्यक्ति पूछना, प्रीति गुड मॉर्निंग सर। जी रागिनी जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। सर, मेरा स्टडी मटेरियल इंग्लिश में है, लेकिन क्या अभी मैं इंग्लिश में असाइनमेंट लिख सकती हूँ और हिंदी में एग्जाम दे सकती हूँ? सर, इस पर कुछ देखिए, कोशिश कीजिए कि एक ही भाषा में हो, लेकिन अदरवाइज हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप दो में करें, हम दो में भी कर लेंगे। और अगर आप इंग्लिश में कर सकती हैं तो इंग्लिश में कीजिए, हिंदी में कर सकती हैं तो हिंदी में कीजिए। और अगर आपकी असाइनमेंट्स इंग्लिश में मटेरियल आया है तो आप इस वजह से इंग्लिश में दे रहे हैं कि आप वहां से कॉपी करेंगी, तो ये गलत होगा। जैसे सर ने कि आप समझिए और अपने शब्दों में कहिए। तो अगर आप अपने शब्दों में अंग्रेजी में कर सकते हैं तो आप अंग्रेजी में ही पेपर भी दे दीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिसमें करना चाहे आप उसमें कीजिए, हम तो इवेल्युएट करेंगे ही। लेकिन एक जी हाँ, अब अभी सर ने एक चीज कही जो कि मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि देखिए, आप ना इंफॉर्मेशन साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको इंफॉर्मेशन सेवी होना चाहिए। आप कहें कि किसी और का ईमेल आईडी दे रहे हैं, आप अपना ईमेल को देखते ही नहीं है। अब आप 137 लोगों को मैसेज गया और आप यहाँ आप सिर्फ 30 लोग हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहिए। सर तो एक हफ्ते में कह रहे थे, मैं तो कहूंगा आपको रोज देखना चाहिए। आप इंफॉर्मेशन साइंस के स्टूडेंट है, आपको स्टैंडर्ड सेट करना है, आपको वेबसाइट को भी रोज देखना है, चाहे वो हमारी यूनिवर्सिटी की हो या रीजनल सेंटर की हो। आपको देखेंगे, आप काफी एम्पावर्ड फील करेंगे। रोज अक्सर लोग फोन कहते हैं, हमें फोन करके कहते हैं कोई फोन नहीं उठा रहा। देखिए, फोन तो हमेशा कोई फोन के आसपास होगा नहीं ना। तो आप ये सोचें कि फोन पे आपको सारे जवाब वेबसाइट से मिल जाएंगे, आप ईमेल से आपको बहुत सारे जवाब मिलेंगे। और फिर आपने ईमेल गलत बता दिया तो आप ईमेल कैसे ठीक करेंगे, अपना ईमेल को कैसे ठीक करवाएंगे, सब चीजें आपको इंफॉर्मेशन दी गई है वेबसाइट पे। और तो आप इस चीज के लिए तैयार रहिए अपने आप को करेक्ट करने के लिए। सर, मैं कुछ ऐड कर रहा था इसमें। जो स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स का कह रहे हैं ना, वो इट्स गुड है, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स को, जब भी आप असाइनमेंट बनाए प्रॉपर फॉर्मेट में, जैसे ऑलरेडी
सर ने आपको रीजनल सेंटर से गाइड किया है, उसके साथ में जो लास्ट पेज है उस पे आप रेफरेंसेस जरूर इंक्लूड करिए कि वो आपने कंटेंट कहाँ से पढ़े हैं, क्योंकि ये चीजें आपको हैबिट डेवलप करनी होगी। अगर फर्दर आप हायर स्टडी में करेंगे या कुछ भी करेंगे तो आपको क्योंकि एक्नॉलेज करना पड़ेगा, नहीं तो वो होगा चोरी वाला कि आपने किसी कंटेंट उठा लिए और आपने दावा ठोक दिया ना। तो प्लीज थोड़ा सा हैबिट डेवलप कर लीजिए। अगर आप असाइनमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, सपोज आपने वेबसाइट से लिया है, तो उस यूआरएल एड्रेस उस वेबसाइट का मेंशन करिए। ठीक है, रेफरेंस स्टाइल आपको अभी नहीं आती, कोई बात नहीं, मैं सिंपल सा कोई भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना लीजिए कि मैं जब भी असाइनमेंट लिखूं तो उस असाइनमेंट की जो लास्ट पेज होगा जिसमें बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस हम लिखते हैं असाइनमेंट के, तो वो आप ऐड करिए। आपने किसी वेबसाइट से लिखा है, उसका यूआरएल एड्रेस लिख दीजिए। अगर हो सकता है तो विद इन ब्रैकेट आप उसको रिट्रीव डेट लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि आप जिस दिन विजिट कर रहे हो उस दिन वो इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसके बाद में वो इंफॉर्मेशन हट गए तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा काम, सर ने अभी कहा कि बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस बन रहे हैं, आप लोग कंटेंट देखते हैं। देखिए, बीइंग ए लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स, आफ्टर आप सर्विस करेंगे तो आप क्वालिटी देंगे, तो क्वालिटी का मतलब सर्विस देंगे तो आप कंटेंट देंगे तो क्वालिटी देंगे। तो हम जब पढ़ना शुरू करें तो हम वो कंटेंट पढ़ें जो क्वालिटी हो। विकिपीडिया के ऊपर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स विकिपीडिया पर इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं। आपको पता है विकिपीडिया क्या है, विकिपीडिया पर कौन इंफॉर्मेशन अपलोड करता है, इंफॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी क्या है, उसकी मतलब शुद्धता क्या है उसकी है। तो उसके लिए बेस्ट होता है कि जो विकिपीडिया में जब हम सर्च करते हैं कोई भी कंटेंट लिख के, तो उसके लास्ट में रेफरेंसेस आते हैं। प्लीज आप उन रेफरेंसेस पर विजिट जरूर करिए, तो वहां पर ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, यानी हमें थोड़ा सा क्वालिटी पर फोकस करना है, यानी कंटेंट क्वालिटी, राइट। सो मेरा यही सजेशन है कि जब भी आप असाइनमेंट बनाइए, प्रॉपर फॉर्मेट आपको पता है कि किस फॉर्मेट, बट लास्ट पेज में आप रेफरेंसेस जरूर ऐड करिए। आपने कहां से पढ़ा है, कहां से कॉपी भी कर रहे हैं तो आप आइडियाज हो सकते हैं आपका, लेकिन आपने कहीं से रीड किया, बनाया है, तो डेफिनेटली आपको रेफरेंसेस उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, रेफरेंसेस आपको इंक्लूड करना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू पवन सर। मैंने चैट बॉक्स में कुछ आपको, जैसे इग्नू की जो सोशल मीडिया पॉलिसी कि हम वेबसाइट के अलावा, आजकल के जो युवा लोग हैं वो सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहते हैं, तो हमारा इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है और ट्विटर अकाउंट है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। इसमें भी जो भी लेटेस्ट होता है वो इमीडिएटली ट्वीट किया जाता है, लेकिन ऑफिशियल, क्योंकि कुछ शरारती तत्व हैं, खासतौर जैसे अभी पीछे हुआ था कि उन्होंने जो है कुछ पीछे के सर्कुलर्स में कुछ छेड़छाड़ करके सर्कुलेट कर दिया था। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिले, आप ऑथेंटिक हो, इसके लिए पहले आप इग्नू की वेबसाइट की, और जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो हम लोग इमीडिएटली उसको शेयर करते हैं, या जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उससे शेयर करते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारे साथ रूपाली जादौन जी हैं, जो काफी देर से कुछ पूछना चाहती है, फिर शीतल शाही। रूपाली जादौन जी, प्लीज अपना हैंड रेज प्लीज। आप टाइम ज्यादा मत लगाइए, बहुत सारे लोगों को इंटरैक्ट। हाँ जी रूपाली जी। सर असाइनमेंट सारे भोपाल में सबमिट करना है? देखिए, आपको अपने अध्ययन केंद्र का सबमिट करना है, जो भी आपका अध्ययन केंद्र है वहां सबमिट होगा। अध्ययन केंद्र 1501 है अगर आपका, तो 1501 एमबीएम कॉलेज में सबमिट होगा। ओके सर। शीतल शाही जी प्लीज। गुड आफ्टरनून सर। जी जी सर, एक्चुअली इनिशियल स्टेज मैंने अपना स्टडी सेंटर भोपाल किया हुआ था क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ पर पोस्टेड थे सर। अभी लेकिन उनकी पोस्टिंग कहीं और आ गई है, तो मैंने स्टडी सेंटर चेंज इनकी एप्लीकेशन डाली हुई है ऑलरेडी, बट उसमें अभी कुछ प्रोसेस हुआ नहीं सर। तो जो मेरे असाइनमेंट्स होंगे मैं वो कहाँ पर जमा करूँ, इसके लिए मुझे बहुत कंफ्यूजन है। देखिए मैडम, आपने कब एप्लीकेशन डाला है? नवंबर में। नहीं, देखिए उस पर एक्शन हो गया होगा अगर आपने यहाँ पर डाला होगा तो क्योंकि हमारा जो है 31 दिसंबर तक, मेरी बात समझिएगा, 31 दिसंबर तक एडमिशन चला है ड्यू टू कोविड, है ना। और इस वजह से एडमिशन जब तक पूरा फॉर्मलाइज नहीं होगा हम लोग उसको चेंज, क्योंकि वो राइट्स नहीं देते, ये जो चेंजेस होते हैं ये ऑनलाइन होते हैं, है ना। तो वो आपका पेंडिंग होगा, क्योंकि अब जाके एडमिशन फाइनलाइज हुआ है, हो रहे कि अभी भी प्रोसेस में है, और अब उसको आप कहीं पर भी चेंज करा सकती हैं।
उस पर जो भी एक्शन होगा आप इग्नू की वेबसाइट पर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन जोन में जाएंगे, और रजिस्ट्रेशन जोन में जब आप अपना एनरोलमेंट नंबर और डालेंगे तो इस तरफ एक ब्लू कलर का आइकन आएगा जो आपको ये दिखाएगा कि आपने जो रिक्वेस्ट किया है उसको ऑनलाइन किया हुआ। जैसे मान लीजिए अगर आपका फॉर एग्जांपल आपका ट्रांसफर जयपुर हो गया, तो वो हम लोग यहाँ से क्षेत्रीय केंद्र भोपाल से क्षेत्रीय केंद्र जयपुर ट्रांसफर कर देंगे आपके रिक्वेस्ट पर, और आप जब वहां जयपुर क्षेत्रीय केंद्र या जो भी क्षेत्रीय केंद्र आपने चुना है वहां पर आप अपना वो बताएंगे कि आपने किस जिले में आपका ट्रांसफर हुआ है, तो वो आपको उस जिले का या उससे निकटतम अध्ययन केंद्र आपको आवंटित करेगा। तो ये प्रोसेस होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंटर रीजनल ट्रांसफर। तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप फिर से ईमेल कर दीजिए विद डिटेल्स रीजनल सेंटर भोपाल पर, और वो इमीडिएटली आपको ट्रांसफर हो जाएगा अगर आपको राइट्स मिल रहे हैं। आपका एनरोलमेंट डॉक्टर नंबर सुभाष बताइए। शीतल सही, आपका एनरोलमेंट नंबर बताइए। Please give me a second. Sir, enrollment number is 210606278 210 60 60 yes sir हाँ जी 62780। कुलदीप सोनी जी, नेक्स्ट आप अपना प्रश्न पूछिए, तब तक हमारे डॉक्टर नायक देख रहे हैं शीतल जी का केस को। कुलदीप जी। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। कंचन तिवारी, इसके बाद आप तैयार रहिएगा प्लीज। सर मेरा ये क्वेश्चन था, हम लोग प्रॉपर भोपाल से नहीं है, इंदौर से। मैंने यहीं से मेरा जो फॉर्म था वो सबमिट किया था। तो अब जो मुझे किसी भी जैसे आपने बोला कि सेंटर पे जाकर असाइनमेंट सबमिट करना है या एग्जाम वगैरह जो भी देनी है, तो उसका कुछ हमको इंदौर में हो पाएगा या फिर भोपाल ही जाना होगा उसके लिए? देखिए इंदौर में हमारा BLIS एक्टिवेटेड नहीं है, क्योंकि BLIS एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है, वहीं पर एक्टिवेट होता है जहाँ लाइब्रेरी वगैरह की फैसिलिटी होती है, ठीक है ना। हमारा जो BLIS प्रोग्राम है वो 2 ही सेंटर्स पे एक्टिवेटेड है, 1501 MVM कॉलेज और 1504 ग्वालियर। आपने इंदौर में लिया है तो इंदौर जो सेंटर है वहां पर आप एग्जाम्स दे सकते हैं। रही बात असाइनमेंट्स की, तो असाइनमेंट्स जो है आप बाय पोस्ट भेज सकते हैं MVM कॉलेज में। योगेश सिंह जी हमारे कोऑर्डिनेटर हैं और वो बहुत ही हेल्पफुल है, लाइब्रेरी के ही आदमी है, और अभी वो जुड़े भी हुए थे, किसी मीटिंग में है। तो आप कभी भी वहां पर, जरूरी नहीं है कि आप स्वयं जाएं, आप बाय पोस्ट भी आप भेज सकते हैं, है ना, पहली बात। दूसरी बात, जब प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल में एक BLIS 227 जो है एग्जाम्स होता है, जो एग्जामिनेशन के साथ होता है, तो आप वहीं भी दे सकते हैं जहां पर भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स होता है, क्योंकि उसमें कुछ क्लासिफिकेशंस की जरूरत होती है। जहां पर वो बुक्स उपलब्ध होती है वहीं BLIS 227 का एग्जाम्स होता है, सिर्फ एक एग्जाम। और 224 और 229 के लिए आपको अध्ययन केंद्र पर आना पड़ेगा। वो 4-5 दिन का प्रैक्टिकल होता है और उसके लास्ट दिन एग्जाम्स होता है। लेकिन अभी पिछले 2 सत्रों से ये ऑनलाइन ही किया जा रहा है। इसमें वहां स्कूल से जो भी निर्देश आएंगे वो आपको सूचित किया जाएगा। ओके सर, तो हमारा जो स्टडी सेंटर जो आप बोल रहे हैं वो एक्चुअली मुझे पता नहीं है मेरा क्या है, तो वो मैं कैसे पता? देखिए मैं आपके माध्यम से सभी विद्यार्थियों को बता रहा हूँ कि सभी विद्यार्थियों को जब आपने ऑनलाइन एग्जाम एडमिशन लिया होगा तो आपको आपका एडमिशन जब कंफर्म हुआ है तो आपको एक एनरोलमेंट नंबर आया है, ठीक है। उस एनरोलमेंट नंबर को आप इग्नू की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, और एडमिशन का स्टेटस आपको देखना होगा। एडमिशन का जब स्टेटस देखेंगे, मैं एक मिनट रुकिए, मैं अभी आपको इसका लिंक भी सेंड कर दे रहा हूँ। इसमें डालेंगे तो आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, अपना प्रोग्राम डालेंगे, एक कैप्चा आता है, उस कैप्चा को डालेंगे तो आपका पूरा सिंगल विंडो खुल जाएगा। सभी विद्यार्थियों को इसको चेक करना है, आपका नाम, आपका एड्रेस करेक्ट है कि नहीं। अगर नाम एड्रेस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप इमीडिएटली क्षेत्रीय केंद्र भोपाल को संपर्क करें। ईमेल के थ्रू, ईमेल लिखा हुआ है, उसके साथ आप लगा सकते हैं अपना 10th की मार्कशीट या एड्रेस प्रूफ। दूसरी चीज उसमें लिखी हुई है कि आपका अध्ययन केंद्र कौन सा, आपके कौन कौन से पेपर हैं, और वो एक सिंगल विंडो है, उससे सारी वेबसाइट की सर्विसेज आपको मिल जाएगी। तो इस तरह का वक्तव्य कि हमें मालूम ही नहीं मेरा एनरोलमेंट नंबर क्या है, हमारा अध्ययन केंद्र क्या है, ये एक विद्यार्थी के लिए
बहुत उचित नहीं रहता, क्योंकि अब आपको आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका अध्ययन केंद्र और आपका क्षेत्रीय केंद्र, ये आपको मालूम होना चाहिए, आपका प्रोग्राम के अंदर कोर्सेज, क्योंकि एज अ विद्यार्थी ये आपका कर्तव्य है कि आप जाने। दूसरी चीज ये कि ये एनरोलमेंट नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी एनरोलमेंट नंबर से आपकी इग्नू के 40 लाख विद्यार्थियों में पहचान है। अगर आपने एनरोलमेंट नंबर की जगह कुछ और लिख दिया या फोन नंबर या कोई और नंबर लिख दिया तो फिर हर चीज में आप परेशानी में पड़ जाओगे। इसलिए आप अपना एनरोलमेंट नंबर जो कि 10 अंकीय है और जो 21 से शुरू हो रहा है, जो ये बताता है कि आपने प्रवेश जो है जुलाई 21 सत्र में लिया है। जब भी आप क्षेत्रीय केंद्र में, आप कुलदीप जी आपको नहीं बता रहा हूं, मैं सभी विद्यार्थियों को बता रहा हूं, जब भी आप क्षेत्रीय केंद्र पर कोई भी संवाद करें या ईमेल भेजें, पत्र लिखें, तो आप अपना नाम, अपना एनरोलमेंट नंबर, अपना अध्ययन केंद्र जरूर से लिखें। सर ने भी आपको, जयदीप शर्मा सर ने भी शुरू में अपने प्रेजेंटेशन में बताया था कि जो इग्नू का जो 3 स्तरीय यानी 3 टियर स्ट्रक्चर है, उसमें हेडक्वार्टर दिल्ली में है जहां से सब लोग बात कर रहे थे, और उसके बाद क्षेत्रीय केंद्र है जो जिसके अंदर में पूरा क्षेत्र के अध्ययन केंद्र आते हैं, और उसके बाद अध्ययन केंद्र है जो विश्वविद्यालय का असली चेहरा है, जहां पर विद्यार्थी विश्वविद्यालय के संपर्क में आता है। तो अध्ययन केंद्र पर ये सेवाएं दी जाती है। हालांकि कोविड के कारण इन सेवाओं में थोड़ी सी ऑनलाइन की तरफ वो हुआ। इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय ने हाल में ही स्वयं प्रभा चैनल पर क्षेत्रीय भाषा में काउंसलिंग का भी प्रावधान शुरू किया है, और इग्नू के जो क्लासेस हैं वो ज्ञान दर्शन के माध्यम से और ज्ञान धारा के माध्यम से आयोजित की जाती है। और इन सब की जानकारी इग्नू की वेबसाइट पर ऊपर सर्च आइकन में आप ज्ञान धारा करेंगे, ज्ञान दर्शन करेंगे, तो वो आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, 1 महीने का शेड्यूल मिल जाएगा, और आपको अपने कोर्सेज के बारे में चुनकर और उन दिनों में देखना है। फेसबुक लाइव भी होते हैं, अगर आप इग्नू की फेसबुक पेज को लाइक कर देंगे तो वो जब भी आपके BLIA से संबंधित या और भी संबंधित कोर्सेज होगा, कोई कार्यक्रम होगा, वो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो इस तरह से जैसा कि सर ने बताया कि आपको इन्फॉर्म्ड रहना पड़ेगा, और अगर आप इन्फॉर्म नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप दूसरों से वो पीछे हो जाएंगे। तो जो लोग इन्फॉर्म्ड रहते हैं उनको हर चीज की जानकारी मिलती है, और जो लोगों को लगता है कि मेरे पास कोई खुद बताएगा, क्योंकि अब ये संचार क्रांति का युग है और विश्वविद्यालय ऑनलाइन सेवाओं में काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। सर कुछ कहना चाहेंगे सर? जी हाँ, अंजुमा जी, मैं ये कह रहा था, आपके माध्यम से आप स्टूडेंट से कह सकते हैं कि हम टाइम पे, जैसे आपने अभी बताया कि इतने माध्यम से हम क्लासेस लेते हैं, हम सेशंस देते हैं, तो कभी भी स्टूडेंट्स को ऐसा महसूस हो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वो कोई सेशन चाहते हैं तो वो आपके थ्रू या डायरेक्ट हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम उस पर स्पेशल सेशन भी कर सकते हैं। हम अपने अंदाजे से ही टॉपिक सोचते हैं, जो डिफिकल्ट एरियाज होते हैं उसमें हम सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन अगर उनकी डिमांड होगी किसी पर्टिकुलर टॉपिक की, हम उस पर भी कर सकते हैं। और इनको पता होगा कि हम जो अपने यहाँ सेशंस करते हैं वो 2 बार और रिपीट भी होते हैं अलग अलग टाइम में, तो अगर ये लाइव नहीं सुन पाते हैं तो रिकॉर्डेड सेशंस को भी इनको सुनना चाहिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये एक बहुत बड़ी पहल हमारे क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर UC पांडे सर ने और डॉक्टर श्रीनिवास सर ने की है कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर फैकल्टी, क्षेत्रीय केंद्र के लोग और स्टूडेंट्स को एक साथ जोड़ दें ताकि इस तरह की समस्या में सीधे संवाद हो सके। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये इस तरह की मैं सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि इन केस अगर आपको कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है तो आप हमें बता सकते हैं, और आपके माध्यम से सर लोग सेशन करेंगे, और इस सेशन में पूरे भारतवर्ष के लोग भी जुड़ सकते हैं। ये इस टेक्नोलॉजी का बहुत फायदा है अगर इसको प्रॉपर्ली हैंडल किया जाए। नेक्स्ट हमारे जो है कंचन तिवारी जी ने हैंड रेज किया है। कंचन जी आप जल्दी से पूछिए। प्रीति राम टेकर जी, प्रीति जी आप कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ सर, मुझे ये पूछना था वही हिंदी इंग्लिश का, कि हिंदी में एग्जाम दे सकते हैं, असाइनमेंट इंग्लिश में लिखेंगे तो कर सकते हैं? दे सकते हैं, पूरा दे सकते हैं। मैं सभी विद्यार्थियों को एक बार ये बताना चाहता हूँ कि भाषा जो है सिर्फ एक माध्यम है, भाषा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आप आपके अपने ज्ञान को किस तरह से रिप्रेजेंट कर, किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। जैसे मैं आपको चाहे इंग्लिश में बोलूं चाहे हिंदी में बोलूं, आपको अगर समझ में आ रहा है तब तो मेरा प्रयास सार्थक है, नहीं तो नहीं। इसी तरह जब आप क्वेश्चन लिखते हैं तो जो आंसर आप दे रहे हैं वो एग्जामिनर को समझ में आ रहा है तो आपका प्रयास सार्थक है, चाहे आप किसी भाषा में लिखें। बस विश्वविद्यालय का जो एक नियम है कि आप
क्षेत्रीय भाषाओं में नहीं लिख सकते, आप जैसे उर्दू में नहीं लिख सकते, आप किसी और भाषा में, पंजाबी में नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। ये विश्वविद्यालय ने एग्जामिनेशन में लिखा कि अगर आप किसी रीजनल लैंग्वेज में, तेलुगु में लिख दिया या किसी में भी लिख दिया, तो वो जब तक क्षेत्रीय भाषाओं में यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर नहीं सेट करती, वो अलाउ नहीं करती। बस इतना सा नॉर्म्स है। बाकी आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, आप डुअल लिख सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि आप करेक्ट लिखें और जो चीज पूछी है वो उतना ही आप बताएं। और सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। भाषा का प्रयोग आप कर सकते हैं, कोई भी भाषा हो, लेकिन सिस्टमेटिकली हो, ऑर्गेनाइज्ड हो। और मैं तो चाहता हूं एक ही भाषा हो। वैसे तो सर ने आपको इतना भी ऑप्शन दे दिया कि आप द्विभाषी भी कीजिए, लेकिन देखिए एक भाषा हो तो अच्छा होता है, कंटिन्यूटी भी बनी रहती है। और कोशिश कीजिए एक भाषा में एक्सपर्टीज बनाएं। ये ना हो कि आप कभी एक, यहाँ तक कि कभी-कभी कुछ स्टूडेंट तो आधा क्वेश्चन एक भाषा में, आधा क्वेश्चन दूसरे भाषा में कर देते हैं, तो ये चीज तो ठीक नहीं है। हमने सभी ग्रेजुएट्स हैं और हम पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो कम से कम एक भाषा में तो अपनी एक्सपर्टीज हमें डेवलप करनी ही चाहिए। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ कुलदीप सोनी जी पूछना चाहते हैं। कुलदीप सोनी जी। यस सर, एक क्वेश्चन था कि जो हमको कहा गया था स्टडी मटेरियल के बारे में, जो बुक्स थी अपनी सब्जेक्ट्स की, सारे कोर्सेज की बुक्स, वो आ जाएगी, वो प्रोवाइड हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हमको असाइनमेंट, मतलब उसमें से पढ़ के असाइनमेंट वगैरह बनाने, तो वो सर हमारे पास तो अभी तक आई नहीं है, तो फिर हम अभी असाइनमेंट्स के लिए फिर क्या करें? देखिए, जो बुक्स के बारे में, बुक्स का जो डिस्पैच है वो इग्नू नई दिल्ली से होता है। और मैं सभी विद्यार्थियों को बता दूं, बहुत सारे विद्यार्थियों ने सॉफ्ट कॉपी ऑप्ट किया है और उसमें 15% फीस का छूट लिया है। उस समय उन्होंने कर लिया होगा और अभी उनको याद नहीं होगा कि हमने सॉफ्ट कॉपी ऑप्ट किया है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। तो यदि अगर आपने सॉफ्ट कॉपी ऑप्ट किया है तो आपके पास कोई किताबें नहीं पहुंचेंगी और आपके पास लिंक आता है। यदि लिंक नहीं आया है तो हमने आपको जो ईमेल आमंत्रण भेजा उसमें ई ज्ञान कोश पर लिंक भेजा है, उससे आप डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। इग्नू का जो एक एथॉस है कि जिस दिन से आपने प्रवेश लिया उस दिन से आपकी पढ़ाई, जो आपका मटेरियल है वो आपका प्रथम गुरु है, वो प्रथम टीचर है, जो आपको पढ़ना है। 90% आपको पढ़ना है, क्योंकि पहले आप लोग किसी कॉलेज में एडमिशन लेते थे तो ये होता था कि क्लास शुरू होगी, टीचर आएंगे, तब आप पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन अभी इग्नू में ऐसा नहीं, कभी से नहीं है। आपने जिस दिन प्रवेश ले लिया उस दिन आपका क्लासेस शुरू हो गई और वो आपकी पढ़ाई शुरू हो गई। अभी इग्नू ने सारे मटेरियल को ई ज्ञान कोश पर लिखा रख दिया है। अगर आपने सॉफ्ट कॉपी मांगा है तो आपको उससे डाउनलोड करना है, और अगर आपने हार्ड कॉपी मांगा है तो इग्नू आपको भेजता है मटेरियल, उसका एक लिंक है, आप देख सकते हैं। कई बार क्या है, पोस्ट ऑफिस में भी मटेरियल पड़े होते हैं, तो आप अपने पोस्टमैन से भी पूछ सकते हैं। जो आपने एड्रेस दिया है उस एड्रेस पर आएगा। लेकिन अगर उस दिन एड्रेस में ताला बंद है या कोई नहीं है या गलत एड्रेस है तो वो मटेरियल क्षेत्रीय केंद्र भोपाल या क्षेत्रीय केंद्र जबलपुर लौट जाता है। तो ऐसे में क्षेत्रीय केंद्र आपको फोन करके आपके दिए हुए नंबरों पर संपर्क करता है। लेकिन कई बार फोन भी नहीं, गलत होता है, ईमेल भी नहीं है और कोई संपर्क का साधन नहीं होता, तो हम लोग ऐसे लिस्ट को वेबसाइट पर डाल देते हैं या ऐसे मीटिंग से बताते हैं। जी, हमारे साथ डॉक्टर केवट भी जुड़े हुए हैं, सहायक क्षेत्रीय निदेशक है। डॉक्टर केवट, आपका स्वागत है। अभी हम लोग प्रश्न कर ले, फिर आपके भी वक्तव्य को सुनेंगे। और कोई प्रश्न है? सर सभी को नमस्कार। जी नमस्कार। प्रदीप सर, सभी को नमस्कार। और इग्नू आरसी भोपाल और आरसी जबलपुर के विद्यार्थियों का जो BLIS प्रोग्राम में प्रवेश लिए, सभी का जुलाई 2021 सत्र में प्रवेश के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, नववर्ष की शुभकामनाएं। आपको इस इंडक्शन मीटिंग में जो भी जानकारियाँ दी हैं, आज मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लाभान्वित होंगे। और क्षेत्रीय केंद्र जबलपुर के जो विद्यार्थी हैं वो अगर क्षेत्रीय केंद्र जबलपुर से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर उनके लिए बस ईमेल आईडी टाइप कर दे रहा हूँ। आरसी जबलपुर हमारा ईमेल आईडी है और इस पर आप हमसे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं कि आपका अध्ययन केंद्र क्या है और मतलब और किसी प्रकार की जानकारी लेने के लिए यहाँ पर मैंने आपके लिए टाइप कर दिया। थैंक यू सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न है? ठीक है, मेरे ख्याल से रागिनी अवस्थी जी सबका हो गया। अभी किसी का कोई प्रश्न नहीं बचा हुआ है। रूपाली जादव, आपने पूछ लिया था अपना प्रश्न। सर मुझे एक क्वेश्चन और है।
हाँ प्लीज, प्रीति जी प्लीज हेलो। पूछिए, प्रीति जी पूछिए, उसके बाद रूपाली पूछेंगे। सर असाइनमेंट पोस्ट द्वारा करना है या सेंटर में जमा करना है? देखिए, असाइनमेंट जो है सेंटर तक पहुंचना चाहिए, माध्यम कोई भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे सुदृढ़ माध्यम होता है वो आप स्वयं द्वारा जमा करा दे। लेकिन अगर आप दूर हैं, क्योंकि आप स्वयं देंगे जाएंगे तो वहां पर अध्ययन केंद्र पर उसकी रसीद वगैरह लेंगे। अगर आप दूर हैं और आप नहीं जा सकती तो आप बाई पोस्ट भारतीय डाक से सही लेकर एड्रेस लिखकर आप भेज सकते हैं। आप किसी के माध्यम से भी भिजवा सकते हैं। और उसके बाद जो जब उस समय का होगा, अगर इग्नू ने कोई ऑनलाइन की भी व्यवस्था रखती है, क्योंकि अभी जो क्षेत्रीय केंद्र स्तर पर जो ऑनलाइन सबमिशन की जो व्यवस्था है बहुत सुदृढ़ नहीं थी और बहुत सारी उसमें समस्याएं आई थी। तो लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल से ही रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, पाबंदियां हैं, बंद है, जिसकी संभावना बिल्कुल न्यूनतम है, तो ऐसे केसेस में हम लोगों ने ऑनलाइन स्कैन करके सबमिशन की भी व्यवस्था रखी है। उसके बारे में उसी समय बताया जाएगा। लेकिन आपको किसी भी कीमत पर असाइनमेंट्स को लिख के हाथ से तैयार करना है और आपको अपने पास रखना है। तो इसलिए आप इसके लिए ज्यादा चिंता मत कीजिए कि कैसे जमा होगा। अभी ज्यादा चिंता इस बात का है कि आप उसको जो उसका प्रारूप है उसको तैयार कीजिए, उसको पहले अध्ययन सामग्री को पढ़िए, क्वेश्चंस को पढ़िए। वो एक तरह से होम एग्जामिनेशन टाइप का होता है, और जितना बड़ा प्रश्न पूछा है उस प्रश्न को आप उतने शब्दों में, अपने शब्दों में उसको उत्तर दीजिए, और जिससे उस पर पेपर में लिखना है। हाँ, A4 साइज के पेपर में लिखना है। वो जो एक स्टैंडर्ड पेपर होता है, और दोनों तरफ आपको मार्जिन यानी हाशिया छोड़ना है, जिससे जो कमेंट्स हैं, जो हमारे इवैल्यूएटर्स हैं, उस पर आपको कमेंट दे सके और आपकी पढ़ाई। असाइनमेंट का एक पर्पस है कि आपकी लर्निंग को रीइंफोर्स करना। तो जब भी आप लिख के आप जमा करेंगे तो उस पे एक जो टीचर है उसको ऊपर कमेंट्स देगा, फिर से आप उस असाइनमेंट्स को पढ़ेंगे जिससे आपकी परीक्षा में तैयारी हो सके। और जो भी आपको अंक मिलेगा उसका 30% अंक जो है वो जुड़ेगा आपके फाइनल इवैल्यूएशन में, और जो थ्योरी में मिलेगा उसका 70%। तो दोनों में आपको पास होना है, यानी दोनों में आपको मिनिमम 40% मार्क्स को पाना है। अगर आपके 40% मार्क्स से कम है, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि बाकी हमारे ग्रेजुएशन के जो प्रोग्राम है उसमें 35% है, लेकिन BLIS एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो अभी इसमें 40% मार्क्स है। तो अगर आपके 40% मार्क्स से कम आएंगे तो आप उसमें नॉट कंप्लीटेड यानी अनसक्सेसफुल होंगे, और फिर से आपको एग्जाम्स देना होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई प्रश्न मेरे ख्याल से? हाँ, रूपाली जादव एंड संतोष कुमार शर्मा। रूपाली जी, वो स्टडी सेंटर का टाइम क्या रहेगा? देखिए, अलग अलग स्टडी सेंटर का अलग अलग टाइमिंग होता है। आपका स्टडी सेंटर कौन? भोपाल का? हाँ सर। वो उसका टाइमिंग जो होता है वो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे होता है। शाम के समय में होता है 5 बजे के बाद। थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे शाम को होता है, और संडे को 11 बजे से 3 बजे तक होता है। ठीक है सर। देखिए, इग्नू के स्टडी सेंटर पे अगर ऑफ, देखिए वहां जो हमारे स्टाफ होते हैं ना, कोऑर्डिनेटर्स वगैरह और असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर, वो उस कॉलेज के एम्प्लॉय होते हैं। इस बात को आप समझिए, वो पार्ट टाइम रूप पर हमारा काम करते हैं हमारे स्टूडेंट्स को। तो अगर आप कभी भी पहुंच जाएं, और कई लोग होते हैं वहां पहुंच के फोन करते हैं कि सर मुझे बंद मिल रहा है, तो ऐसे नहीं, वहां पर टाइमिंग नोटिफाइड है। और ये इग्नू की वेबसाइट पर भी, रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर भी है कि उसका टाइमिंग्स क्या है। तो आप टाइमिंग्स को देखकर, अगर कोई उस दिन हॉलीडे ना हो तो आप उस दिन जाएं। और वैसे भी हमारे योगेश सिंह सर है जो वहां पर कोऑर्डिनेटर है, वो लाइब्रेरियन है, उनका बगल में ही लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के भी इंचार्ज है, तो वो वहां पर भी सारे विद्यार्थियों की मतलब हेल्प करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को सभी को सलाह दूंगा कि जिस दिन खुला हो असाइनमेंट जमा करने, आप उसी दिन जाए, क्योंकि उस दिन आपको फिर वहां पर प्रॉपर रिसिप्ट मिलेगी, प्रॉपर जहां पर मिलेगा। तो उसमें आपके असाइनमेंट के इधर उधर होने की चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल रहेगी, अगर आप प्रॉपर टाइम पर जाके प्रॉपरली जमा करके प्रॉपर रिसिप्ट लेते हैं। तो संतोष कुमार शर्मा बहुत जल्दी से पूछिए, और फिर राजेश करोले जी पूछेंगे। सर नमस्कार सर। जी जी। मेरा सर क्वेश्चन ये था सर, जो 227 का एग्जाम होगा तो DDC के तीनों वॉल्यूम एग्जाम सेंटर हमें प्रोवाइड करवाएगा या हमें लेके जाना है?
सर नहीं, ये तो आपको एग्जाम सेंटर प्रोवाइड करेगा, आपको लेके नहीं जाना। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, राजेश करोले जी प्लीज पूछिए। राजेश, हेमनंदनी अग्रवाल जी प्लीज पूछिए, फटाफट आप लोग माइक ऑन कीजिए, बहुत सर टाइम। नमस्ते। सर हाँ, नमस्ते नमस्ते। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सर जैसे स्टडी करना है तो स्टडी के लिए बुक्स या नोट्स दोनों की जरूरत है, या नोट्स अकेले से भी पढ़ सकते हैं? देखिए, नोट्स तो कोई आपको देता ही नहीं है, हम तो स्टडी मटेरियल देते हैं, उनको नोट्स जी मत सर। कहिए, उनको हम स्टडी मटेरियल कहते हैं और उनको पढ़ना अति आवश्यक है, उनको जरूर पढ़िएगा। उसके अलावा अभी आपको सर ने बताया कि हम पीछे रेफरेंसेस भी देते हैं, आप उनको भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो और अभी आपको सर ने ये भी बताया कि आजकल आपको अलग अलग चैनल्स मिल जाएंगे, लोगों ने चैनल्स क्रिएट कर दिए हैं, उस पर वो कुछ मटेरियल भी देते हैं, कुछ पढ़ाते भी हैं, और इग्नू उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। आप कोई भी मटेरियल पढ़िए, ऑथेंटिक सोर्स से पढ़िएगा, सबसे पहले स्टडी मटेरियल, रेफरेंसेस, वीडियोस। उसके अलावा हमारी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है या और भी ऐसी जो बॉडीज हैं, वो भी कोर्सेज चलाती हैं, उनके वीडियोस, उनका स्टडी मटेरियल भी आप पढ़ सकते हैं। ऑथेंटिक होना चाहिए जो भी आप पढ़ें। स्टडी मटेरियल सबसे पहले जरूर पढ़िए, इसको नोट्स मत कहिए। जी सर, जी थैंक यू सर। मैं इसको थोड़ा सा ऐड और करना चाहता हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि हम कोई ऐसी कुंजी पढ़ने या कोई ऐसी सस्ती किताबें जो मार्केट में उपलब्ध होती, इससे क्षेत्रीय केंद्र भोपाल और इग्नू एकदम इसके सख्त खिलाफ है। आप इस तरह से किसी से मत जाइएगा। सिर्फ जो इग्नू का स्व अध्याय पाठ्य सामग्री है वही आपका सिलेबस है, वही पहला लेक्चर है, और उसकी पूरा डिटेल्स आप उसको फॉलो कीजिएगा। उसके बाद उसके पीछे रेफरेंस दिए हुए हैं, और जो स्टैंडर्ड यूजीसी या जो इग्नू का फेसबुक पेज पर लाइव लेक्चर्स होते हैं, या जो स्वयं प्रभा चैनल पर है, जो इग्नू के ऑफिशियल चैनल्स हैं, उन पर जो ज्ञान है बस आप उन्हीं पर भरोसा कीजिए। उसके अलावा यदि आप किसी और चीज पर जाते हैं तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, और एक चीज, किसी भी जो एग्जामिनेशन का जो दो यार्ड स्टिक्स होते हैं, पहला उसका सिलेबस, इग्नू सिलेबस प्रेस्क्राइब नहीं करता, स्वयं अध्याय पाठ्य सामग्री में जो स्ट्रक्चर है, पाठ वाइज यूनिट्स ब्लॉक्स देते हैं, उनको आप पढ़िएगा। दूसरा हमारा जो एक मिनट राजेश जी, जो दूसरा जो हमारा वो है आपका क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये इग्नू की वेबसाइट पर पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र दिए हुए हैं, आप उनको देखिएगा। उनसे आपको ये पता चलेगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको किस तरह की तैयारी करनी है। एक चीज मैं और आपको स्पष्ट कर दूं कि इग्नू में कभी भी किसी भी प्रश्नों का रेपिटेशन नहीं होता, बस वो आपको एक आइडिया देगा कि इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरी बात, मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इग्नू में जो प्रश्न आते हैं वो सभी ब्लॉक से लगभग कवर होता है। तो किसी तरह के सिलेक्टिव स्टडी मत कीजिएगा। जितना भी आपके 9 कोर्सेज हैं और उनमें जो ब्लॉक्स हैं, हर कोर्स में लगभग 4 ब्लॉक्स हैं, और उन ब्लॉक्स में जो चैप्टर्स हैं उसमें लगभग 14 यूनिट्स हैं। उन 14 यूनिट्स, जिसको आप लोग चैप्टर कहते होंगे, अध्याय कहते हैं, उनको यूनिट कहते हैं, उनको पूरा अच्छे से आप अध्ययन कीजिएगा, है ना। तो अगर आप इस तरह से अध्ययन करेंगे, असाइनमेंट्स बनाएंगे, तो आपकी जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। मैं आप लोग के माध्यम से ये बताना चाहता था, और मुझे लगता है कि अभी राजेश जी पूछना चाहते थे। राजेश। यस सर। सर मैं ये पूछना चाहता था कि सर भोपाल एमबीएम कॉलेज सेंटर में असाइनमेंट सबमिट होना स्टार्ट हो गया है सर? नहीं, देखिए, अभी जो है असाइनमेंट्स जो सबमिट हो रहे थे वो दिसंबर टर्म एंड एग्जाम्स के लिए हो रहे थे। आप सभी लोग समझिए, जो असाइनमेंट होता है वो एक परीक्षा का पार्ट होता है, तो वो किसी टर्म एंड एग्जाम्स के साथ होता है। तो जो आपका टर्म एंड फॉल है वो जून 2022 टर्म एंड है, और जिसका जो असाइनमेंट सबमिशन है वो उसकी जो अंतिम तिथि है वो मार्च में होगी। क्योंकि ये बहुत ही सिस्टमैटिक इग्नू का चलता है, लेकिन कोविड के कारण सब कुछ थोड़ा थोड़ा स्प्रेड ऑफ हो गया, थोड़ा थोड़ा फैल गया है। अब वो धीरे धीरे वो वापस आ जाएगा।
तो अभी आप अपना असाइनमेंट तैयार कर लीजिए और एक साथ उसको जाके मार्च में जमा करा दीजिएगा। सर असाइनमेंट आ चुके हैं सर। हाँ, असाइनमेंट्स बिल्कुल आ चुके हैं, वेबसाइट पर है और असाइनमेंट्स में आप देख लीजिएगा जुलाई सत्र 2021 के लिए जो वैलिड है, और मैंने आपको लिंक भी भेजा है। जी सर। अभी अगर आप देखेंगे अपना ईमेल जो आपको आमंत्रण गया है जिससे आपने ज्वाइन किया, उस पर लिंक भी है। जी सर, थैंक यू सर। बस सर मेरे हमारे ख्याल से एग्जाम कब तक होंगे? प्लीज प्रीति जी, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, प्लीज बताइएगा। हमारे एग्जाम का सेशन कौन सा रहेगा? जून 2022, 1 वर्षीय कोर्स है, आपने प्रवेश लिया है जुलाई 2021 में, 1 वर्ष के बाद जून 2022 में आपका एग्जाम होगा। ओके सर, थैंक यू। श्रेया शर्मा जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं लगता है? नहीं तो हमारे हरीश जी सुभाष जी कुछ बोलना चाहते हैं, बताइएगा। शीतल जी, आपका कोई मेल आया नहीं है स्टडी सेंटर चेंज का, और अभी भी आपका 1501 ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आपको सर, अगर स्टडी सेंटर चेंज करना है तो rcbhopal@igno.ac.in पे आप अपना कहाँ चेंज करना चाहते हैं स्टडी सेंटर, वो डिटेल्स लिख के आपके एनरोलमेंट नंबर, नाम, प्रोग्राम और स्टडी सेंटर कहाँ से कौन सा स्टडी सेंटर चेंज करना चाहते हैं वो भिजवा दीजिए। वो विद इन 2 to 3 वर्किंग डेज में वो चेंज हो जाएगा। सर आरसी भोपाल में मैं ऑलरेडी मेल कर चुकी हूँ 5 दिन पहले, और जो मेरा रिक्वेस्ट आईडी था वो था 16289। 16289 ये तो रीजनल सेंटर चेंज हो गया ना, स्टडी सेंटर चेंज नहीं है। तो सर रीजनल सेंटर चेंज करने की रीजनल रिक्वेस्ट पहले सेंटर डालने चेंज के लिए होगा तो आप जहाँ चेंज करेंगे जो रीजनल सेंटर, वहां से आपको एनओसी हमें जरूरी पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है। नायक जी, मेल करना पड़ेगा कि आप एनओसी दीजिए ताकि हम आपका रिकॉर्ड वहां पे चेंज कर पाए। डॉक्टर नायक, ये मुझे लगता है कि इन्होंने ग्रीवियंस पर रखा है, जो ये नंबर बता रहे हैं ना, वो इन्होंने मेल नहीं किया है, क्योंकि मेल का आप कौन से स्टडी सेंटर चेंज कहाँ पे जाना चाहते हैं ये बताएंगे? सर स्टडी सेंटर देहरादून 2705। तो ये रीजनल सेंटर चेंज हो गया ना, स्टडी सेंटर चेंज थोड़ी है। आपको देहरादून आरसी में भी एक मेल करना पड़ेगा कि मैं भोपाल से देहरादून चेंज करना चाहता हूँ रीजनल सेंटर, तो एक एनओसी वो इशू करेंगे आरसी भोपाल को। आफ्टर रिसीविंग द एनओसी फ्रॉम आरसी देहरादून, देन आरसी भोपाल कैन एबल टू चेंज योर रीजनल सेंटर। ओके सर, थैंक यू सर। आप मेल करिएगा। आप आरसी देहरादून को जो मेल करेंगे कॉपी टू आरसी भोपाल भी करेंगे, ताकि भोपाल आरसी में ये पता चले कि आपने आरसी चेंज के लिए एनओसी के लिए अप्लाई किया। ठीक है? ओके सर। सर जो फर्स्ट स्टेप मैंने किया था वो वेबसाइट पे रीजनल सेंटर चेंज करने के लिए वेबसाइट पे था। नहीं, आरसी भोपाल में मेल करना पड़ेगा। ग्रेवियंस से रीजनल सेंटर चेंज नहीं होगा। ग्रेवियंस जो आपका कुछ और ग्रेवियंस होगा, आपका एग्जाम का रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपका असाइनमेंट अपडेट नहीं हो रहा है, वो ग्रेवियंस आप वहाँ डालेंगे। लेकिन स्टडी सेंटर रीजनल सेंटर चेंज के लिए आपको कंसर्न आरसी को मेल करना पड़ेगा। सर मैंने 13 जनवरी को rcbhopal@igno.ac.in पे मेल किया हुआ है ऑलरेडी। तो ठीक है, आप आरसी देहरादून को पहले मेल करिए, एनओसी मिलने के बाद ही हम चेंज कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सर। जो प्रोसीजर है, जो गाइडलाइन है यूनिवर्सिटी का, वो फॉलो करना पड़ेगा सर। थैंक यू सर। देखिए, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ डॉक्टर नायक की बात, मुझे लगता है इसका रीजन ये होता है कि यहाँ 2 रीजनल सेंटर्स इन्वॉल्व हैं। एक रीजनल सेंटर से आप दूसरे में जाना चाह रही हैं, तो दोनों को पता होना चाहिए और दोनों आपको अकोमोडेट कर पाए, वहां स्टडी सेंटर भी होना चाहिए। इसलिए सर ने आपको ये समझाने की कोशिश कीजिए कि आप वहां से एनओसी ले लीजिए, जिससे कि आपको ऐसा ना हो कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, वहां आपको स्टडी सेंटर ना मिले। तो आप इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू सेंड द रिक्वेस्ट टू द देहरादून सेंटर, राइट? डॉक्टर नायक थोड़ा सा इनको बता दीजिए कि देहरादून। हाँ जी, आपको देहरादून रीजनल सेंटर में एक मेल करना पड़ेगा कि मैं आरसी भोपाल का एडमिशन आरसी भोपाल में है, मेरा जो भी अभी प्रॉब्लम है, मैं अभी आरसी देहरादून में शिफ्ट हो गया हूँ, तो मैं आरसी चेंज करना चाहता हूँ भोपाल से देहरादून। आज इट्स प्रैक्टिकल BLICG प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स, तो आपको एनओसी चाहिए होगा, तो इसलिए आप काइंडली प्रोवाइड मी एनओसी टू चेंज माय रीजनल सेंटर फ्रॉम भोपाल टू आरसी देहरादून। आरसी देहरादून जैसे ही आपको एनओसी प्रोवाइड करेगा कॉपी टू आरसी भोपाल, तो आरसी भोपाल को भी आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि मैं आरसी भोपाल से आरसी देहरादून जाना चाह रहा हूँ। तो आरसी भोपाल ऑटोमेटिकली आपका रिकॉर्ड ऑनलाइन चेंज कर देगा, ताकि आपका रीजनल सेंटर आरसी देहरादून हो जाएगा
और जो स्टडी सेंटर आप वहाँ लेना चाहेंगे तो आपको वहाँ बताना पड़ेगा कि मेरे को ये स्टडी सेंटर मेरा नियरेस्ट जो है मेरे को ये प्रोवाइड कर दीजिए, तो देहरादून आपको प्रोवाइड कराएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। सभी प्रश्न हो गए। डॉक्टर केवट कुछ पूछना चाहते थे, तो फिर हम लोग वाइंड अप करेंगे इसको। डॉक्टर केवट। जी सर, एक्चुअली मैं जयदीप सर से पूछना चाह रहा था। सर BLI हो गया है तो उसके एक्टिवेशन का हमारे एक अध्ययन केंद्र से प्रपोजल है, उसमें 2 काउंसलर ऑलरेडी वेबसाइट में अप्रूव हो चुके हैं, बस एक BLI 225 है जो कम्युनिकेशन स्किल का है। सर उसके लिए एकेडमिक काउंसलर की एलिजिबिलिटी जो MA इंग्लिश है वो एलिजिबल है, या मतलब उनको लाइब्रेरी साइंस के साथ कुछ अदर उनके पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए? नहीं, देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए तो आपको लैंग्वेज का ही जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइब्रेरी साइंस का हो, लेकिन ये है कि लैंग्वेज की पकड़ होनी चाहिए, तभी वो कम्युनिकेशन स्किल्स का काउंसलर हो सकता है। सर तो उस सेंटर में जहाँ से प्रपोजल मिल रहा है, तो वहाँ से अगर MA इंग्लिश के ऑलरेडी अप्रूव काउंसलर है तो उनका बायोडाटा लगा के हम एक्टिवेशन प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं? बस हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए जो हमने बनाई है, क्योंकि MA इंग्लिश की क्या रिक्वायरमेंट है हमें पता नहीं है। सर एक्चुअली BLI 225 में तो सिंपली ये लिखा BLIs के लिए लिखा है, MLIS किया हो और मतलब एक्सपीरियंस हो। नहीं, देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए अलग है। कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए मैं उनका कोऑर्डिनेटर नहीं हूँ, लेकिन जहां तक मुझको याद आता है कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए MA इंग्लिश होना जरूरी है, और फिर वही है कि वो उसमें हो UGC लेक्चरर ग्रेड में होना चाहिए, जैसे हमने अपने लिए दूसरे कोर्सेज के लिए भी किया है। तो ये कोई लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का होना जरूरी नहीं है, इनफैक्ट इंग्लिश का होना ज्यादा जरूरी है। अगर उसके साथ उसकी लाइब्रेरी साइंस की कोई क्वालिफिकेशन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश की होनी बहुत जरूरी है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू हरीश जी, थैंक यू सर। मैं हमारे साथ डॉक्टर श्रीनिवास सर हैं, रीजनल डायरेक्टर जबलपुर। सर अगर आप हैं तो प्लीज अपने वक्तव्य। थैंक यू डॉक्टर अंशुमन जी, एंड इनफैक्ट मैं थोड़ा सा ड्राइव कर रहा हूँ गाड़ी में, क्योंकि आई बीन टू सम वन ऑफ द लोकल इंस्टीट्यूशन हियर, बट इट वाज गुड दैट प्रोग्राम एंड वी कुड जस्ट जॉइन रिसेंटली, एंड आई एम श्योर दैट कि स्टूडेंट्स को जो इंफॉर्मेशन मिलना था दैट वाज शेयर्ड वेल, एंड डॉक्टर हरीश क्वेश्चन इज रिलेवेंट इनफ, एंड वी विल जस्ट एक्सप्लोर कि कैसे हम लोग उस प्रोग्राम वो वाले कोर्स के लिए भी आई थिंक वी कैन इंटीग्रेट विद द already having academic counselors, and if there is anything we can take it up with the school also, and school should be supportive enough to look into the things. All our support for you all, sir. Thank you. It is always there and it will always be there. Any students of Jabalpur are in this group today? And my only advice to the students of this program is that whichever regional center is conducting, you can enter into those sessions subject to that knowledge of that session timings and all, and reap benefit of the academic counseling and support services provided by any of the regional center. Irrespective of the regional centers, you may be attached with and the study centers, because sometimes क्या हो जाता है कि कोई कुछ courses में 2 session भी यदि आपको मिलते हैं तो that adds to your learning. So that is the greatest advantage which I think the COVID-like situation has provided to us when we are going in for a virtual mode. I think Dr. Anshuman will agree with me, and the school faculty also. Thank you very much. I wish you all a very happy New Year and Republic Day. Have a great day. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और ये एक बहुत ही दूरदर्शिता का कार्य है जो हमारे क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर यूसी पांडे सर, जो अभी फिलहाल अस्वस्थ हैं, उनको कोविड डिटेक्ट हुआ है, इसलिए वो इस मीटिंग में नहीं सम्मिलित हो पाए, और हमारे दूसरे रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास सर, दोनों की युक्ति से इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आभार व्यक्त करें। डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव, सहायक क्षेत्रीय निदेशक जबलपुर। सर बहुत धन्यवाद सर, मुझे इतने विलंब से मैं कुछ कारणों से जुड़ पाया हूं, फिर भी आपकी निगाह मुझ पर है, शुक्रिया। बहुत आभार प्रोफेसर जयदीप शर्मा सर का,
और ये इस सत्र से मुझे लगता है कि जब से हमने कोविड से मुठभेड़ करना शुरू किया है, तो ये हमारा ज्वाइंट सेशंस का जो एक दौर है, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ्रूटफुल है, बहुत उपयोगी है। और इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछले कुछ दिनों में, लगभग हम लोगों ने दिसंबर के पहले हफ्ते से जितनी भी ऐसी इंडक्शन और इंट्रोडक्टरी मीटिंग करवाई हैं, उसमें स्कूल फैकल्टी मेंबर्स हमारे साथ रेगुलरली कनेक्ट कर रहे हैं। और ये मौका ऑनलाइन मोड के अलावा ऐसे तो सामान्य रूप से तो कभी मिलने वाला नहीं था, पर फिर भी अगर इस मौके पे हमारे साथ सीनियर फैकल्टी मेंबर्स भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो अपना समय दे रहे हैं, और हमारे सारे एकेडमिक ऑफिसर्स, चाहे वो आरसी जबलपुर से हों, आरसी भोपाल से हों, सभी इस मौके पर एक साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी होता है हम लोगों का भी, और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारी उपयोगी जानकारियां एक ही मीटिंग में, एक ही बैठक में उपलब्ध हो जाती हैं। जबकि पहले के समय में मुझे मेरे सारे एकेडमिक ऑफिसर्स शायद इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि हम लोग जब एक स्टडी सेंटर पर जाते थे तो एक किसी अधिकारी का जाना ही संभव हो पाता था। और ये ऑनलाइन मीटिंग की खूबी है, ये उसकी खासियत है कि बहुत सारे लोग एक साथ एक फोरम पर हैं। लर्नर्स के लिए बहुत फ्रूटफुल है, इसलिए कि बहुत सारी समस्याओं का निदान भी तत्काल हो सकता है, और दूसरा हम एक दूसरे से क्षेत्रीय केंद्र जबलपुर और भोपाल सभी के अधिकारियों से भी प्रत्यक्षतः परिचित भी हो पाते हैं। तो फैकल्टी मेंबर्स में हमको बहुत खुले दिल से सबने बहुत सपोर्ट किया है। तो हम मुख्यालय के प्राध्यापकों का और अपने क्षेत्रीय केंद्र के सभी पदाधिकारियों का, क्षेत्रीय केंद्र भोपाल के डॉक्टर पांडे सर का, जबलपुर से डॉक्टर श्रीनिवास सर का, और अंशुमन उपाध्याय सर जो हमारे साथ, केवट सर हमारे साथ, सुभाष रंजन नायक जी जो लगातार इस तरह की मीटिंग्स में हमारे साथ एक दूसरे के साथ मिल करके हम लोग काम कर रहे हैं, सबका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। हम आगे भी इस तरह के ज्वाइंट सेशंस, काउंसलिंग सेशंस भी प्लान करने की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसमें फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी को सूचित कर दूं कि इसकी जो रिकॉर्डिंग है उसको हम लोग लिंक के माध्यम से शेयर करेंगे कि जो भी विद्यार्थी नहीं जुड़ पाए वो कम से कम इस रिकॉर्डिंग को देख ले और उसके बाद लाभान्वित हो सके। एक बार फिर से जयदीप शर्मा सर का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अब आपकी अनुमति से सर हम लोग इस कार्यक्रम को बंद करने की। थैंक यू सर, थैंक यू टू यू ऑल। आप जो भोपाल से और जबलपुर से आप जो इस प्रयास में कार्यरत थे, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं डॉक्टर श्रीनिवास को भी स्पेशल